Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is रिवीजन वीडियो ऑफ आवर क्रैक सीरीज़। आप में से जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, ये हमारी क्रैक सीरीज़ है, 45 डे सीरीज़ है, जिसमें हम हाई यील्डिंग यूपीएससी टॉपिक कवर कर रहे हैं थ्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो डे 1 से डे 15 तक देख लो। 45 डे सीरीज़ है, 45 डेज तक चलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये अभी तक हमने जो 15 दिन के वीडियोस देखे हैं उनका रिवीजन वीडियोस है, राइट। जितने भी हमने 15 दिन में कंटेंट कवर किया उसको फटाफट से क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोगों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाए, राइट। बिकॉज बिना रिवाइज किए आप डेली देखते जाओ, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, राइट। तो अगर आपने डे 1 से 15 देखा है तो ये रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अगर आपने अभी डे 1 से 15 नहीं देखा है तो फिर पहले ये रिवीजन वीडियो देख लो, ठीक है। इट विल मोटिवेट यू टू वॉच द लेक्चर्स फ्रॉम डे 1 to 15 इन डेप्थ, राइट। तो अच्छे से आपको सारे वीडियोस देखने का मोटिवेशन मिलेगा। इन बोथ केसेस इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। पहले ये वीडियोस देख लो, उसके बाद बाकी की वीडियोस देखना, राइट। और जिन्होंने देख रखा है उनके लिए तो फिर ये सोने पे सुहागा का काम करेगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट ऑफ डे 15। हम पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, 15, 14, 13, 12 इस तरह से मूव करेंगे। हमने कल आपको कुछ स्टोन्स बताए थे, उस स्टोन्स में क्या होता है, किस चीज़ क्या उनका कंपोजिशन होता है, ये बताया था मैंने, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो डायमंड मैंने बताया था कि प्योरली कार्बन होता है, एमराल्ड एंड रूबी क्रोमियम के बने हुए होते हैं, राइट। मैंने ये भी बताया था कि क्रोमियम अलग अलग स्टोन्स में अलग अलग कलर दे सकता है। सिमिलरली सफायर कोरिंडम का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो ब्लू कलर है वो टाइटेनियम और आयरन से आता है। एंड टोपास जो है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन से बना हुआ है। गार्नेट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। एंड टर्कोइज ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है एंड इसमें कॉपर भी होता है जो इसको ग्रीनिश और ब्लू कलर देता है, राइट। तो ये सारे स्टोन्स और उनके कंपोजिशन को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हमने कुछ न्यूज़पेपर्स देखे थे, जैसे कि बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्टक सेकी का था, संवाद कॉमेडी और मिरातुल अकबर दोनों ही राजा राम मोहन रॉय का था, बहुत फेमस है। हिंदू पैट्रियट मैंने बोला था मधुसूदन रे नहीं, गिरीश और हरीश का नाम याद रखना, राइट। रस्त गुफ्तर वॉज बाई दादा भाई नरोजी। सोम प्रकाश बाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर बाई देवेंद्र नाथ टैगोर। और मैंने बताया था कि एन सेन का भी नाम आता है इसमें, राइट। मिरर में एन को देखोगे तो एन जैसा ही दिखेगा, राइट। और देवेंद्र को देखोगे देवेद, तो वो भी एक तरह से मिरर में ऐसे ही दिखेगा, देवेद, राइट। एन हटा दो अगर तो इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर प्लस एन सेन का नाम याद रखना। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। अमृत की शीशी मैंने बताया था ना, अमृत की शीशी में मोती। एंड तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान, राइट। एंड क्योंकि सर सैयद अहमद खान सबको तहजीब सिखाते रहते थे। हिंदू वी राघवाचारी एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुबह सुबह आपके यहाँ हिंदू पेपर आता है तो आप बहुत वीर फील करते हो, मैंने बताया था आपको ये ट्रिक, ओके। केसरी न्यूज़पेपर एंड मराठा, इट्स फ्रॉम बीजी तिलक, बहुत सिंपल है, ओके। एंड दे आर द लिंग्विस्टिक न्यूज़पेपर। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, राइट। मैंने अगरकर सुधारकर ऐसे करके याद करने को बोला था आपको। प्रबुद्ध भारत, उद्बोधना, बहुत ज़्यादा बुद्धा उद्बोधन, बुद्धि की बात हो रही, मतलब ये दोनों ही स्वामी विवेकानंद के थे। इंडियन ओपिनियन वॉज बाय महात्मा गांधी एंड वंदे मातरम वॉर फ्रॉम अरविंदो घोष, राइट। बंदे बिंदु ऐसे करके याद कर सकते हो। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमरेड बाई मौलाना मोहम्मद अली। अल हिलाल एंड अल बलाग बाई अबुल कलाम आज़ाद। प्रताप बाई गणेश शंकर विद्यार्थी एंड न्यू इंडिया बाई एनी बेसेंट, राइट। इन सभी को मैंने ट्रिक्स से याद करवाया, उसके लिए आपको डेली वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, ओके। डे 15 का देख लेना। इंडिपेंडेंट वॉज बाई मोतीलाल नेहरू, याद रखना, मैंने बताया था ना, पीएम तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, बट इंडिपेंडेंट अखबार जो लिखा था वो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है, उनके पापा ने। मूक नायक वॉज बाई BR अम्बेडकर। हिंदुस्तान टाइम्स वॉज बाई सुंदर सिंह लालपुरी। मैंने बताया था कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही सुंदर है, ओके। फ्री हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान फ्री हो जाएगा तो तर जाएगा, तारकनाथ दास, ओके। हिंदुस्तान दैनिक वॉज बाय मदन मोहन मालवीय। बाकी गांधी जी के कुछ पब्लिकेशंस थे, जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब गांधी जी के थे, ओके। अकबर के नौरत्नाज भी मैंने आपको याद कराए थे। मैंने बताया था फैज़ी, अबुल फैज़ी, फ़कीर अज़ाइयुद्दीन, राइट, फ़कीर अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा। तो इन सब के नाम कैसे याद करने थे? फ़कीर अज़ियुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा, अबुल फैज़ी, इन चारों के नाम कैसे याद रखने थे? क्योंकि चारों में ZZ आ रहा है, ठीक है। फ़कीर अज़ियुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा, अबुल फ़ज़ल, राइट, ये अबुल फ़ज़ल है, और फैज़ी, इन सब के नाम क्योंकि ये ZZ ही है एक जैसे, तो इन चारों को अलग से याद कर लेना, राइट। बाकी के चार कैसे याद रखोगे? ये तानसेन, राजा मान सिंह, राजा तोदरमल और राजा बीरबल, ये कैसे याद रखोगे? याद रखो तन मन, ठीक है, मल बल, ठीक है, तन मन मल बल, ऐसे करके ये चारों भी याद हो जाएंगे। तो आपके 8 तो ऐसे ही डायरेक्टली याद हो गए, एक बचा है, ठीक है। अब जब आपको सारे नवरत्न याद हो गए तो क्या करोगे?
आपको खाना खा के सो जाना है तो लास्ट है रहीम है खाने खाना, राइट। ये रहीम वही है जो रहीम के दोहे आप पढ़ते हो, मैंने बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अष्टदिग्गज ऑफ कृष्णदेव राय कौन कौन थे, ओके। इसमें अलासिन पेदनम, नंदी, धुरजती, मद्यागिरी मलन्ना, ठीक है, रामभद्र, पिंगाली, रामराज भूषण, तेनाली रामकृष्ण, ये 8 लोग थे। कैसे याद करवाया था मैंने बोला था कि कृष्ण देव हैं या नहीं इस पर राय चाहिए, तो लोगों को बोला कि आप आलस नहीं करोगे, ठीक है। किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए। जिसको नींद आ रही है वो दूर जाओ, वो दूर चले जाओ जिसको नींद आ रही है। इस डिस्कशन में कि कृष्ण देव हैं या नहीं, इसमें किसी को आलस नहीं आना चाहिए। जिसको नींद आ रही है वो दूर चले जाओ, नंदी दूर जाती। इस डिस्कशन में अगर हमें लगा कि मदद अगर मिली नहीं, मदय अगर मिलना, मतलब मदद अगर आप लोगों से मिल नहीं रही है, मदद अगर मिली नहीं, मदय अगरी मिलना, ठीक है। अगर आप लोगों से मदद नहीं मिली तो हम राम जी को पिंग कर देंगे। राम राजा है, भूषण है, वो बता देंगे आके हम सबको, ही विल टेल कि राम और कृष्णा एक ही हैं, राइट। इस तरह से आपको बाकी भी याद हो जाएंगे, राइट। आलस नहीं करना है, जिसको नींद आ रही है वो दूर चले जाओ। अगर आप लोगों से मदद अगर मिली नहीं, मदयगिरी में लड़ना, तो किसको पिंग किया जाएगा, राम जी को पिंग कर दिया जाएगा। तो राम तो खुद राजा है, भूषण है, वो आकर खुद ही हम लोग को टेल करेंगे कि भाई राम और कृष्णा एक ही हैं, इसमें कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है कि कृष्ण देव हैं कि नहीं, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको अष्टदिग्गज याद करवाए थे। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताई थी ईरान की, तेहरान की, जहाँ पे यूएस ने अटैक करे हैं, राइट। नातांज, फोर्दो, इस्फहान, ये सब क्वेश्चन में आएगा कि नातांज, फोर्दो, इस्फहान ये सब न्यूज़ में रहते हैं, क्या है, तो ये सब न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान है, राइट। सिमिलरली मैंने आपको एक जगह बताई थी प्रोक्रोवोस्क, ये यूरेन की जगह है जिसको रशिया ने कैप्चर कर लिया था। मैंने आपको इकोनॉमी के फिजिकल कुछ टर्म्स बताए थे, जैसे डेब्ट ट्रैप यानी कि नए लोन्स लेना पुराने लोन्स को रीपे करने के लिए। ऑफ बजट फाइनेंसिंग यानी कि हम बजट में नहीं दिखाएंगे कि हमने ज़्यादा खर्चा किया है, बट हम पीएसयूज़ के थ्रू, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू गवर्नमेंट लोन लेती है, राइट, ताकि ऑन पेपर ना दिखे कि गवर्नमेंट ने पैसा ज़्यादा किया, फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट है। तो अपने आप को फिजिकल डेफिसिट से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट से मनी फाइनेंस नहीं करती है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स से मनी को रेज करती है जो कि बजट के बाहर हो, जिसमें बजट में ना आए। जैसे कि उनके जो पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, उनके थ्रू लोन जनरेट किया जाता है, उनके थ्रू बैंक से लोन लिया जाता है, ताकि वो चीज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड में ना आए। इसको बोलते हैं ऑफ बजट फाइनेंसिंग, टू हाइड द फिजिकल डेफिसिट, ओके। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है, मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट टर्म लोन्स आरबीआई देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, उनके टेम्परेरी इनकम या एक्सपेंस गैप्स को फिल करने के लिए, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राइट। डेट टू जीडीपी रेशियो, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट का कितना डेप्ट है एज कम्पेयर टू टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी, राइट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बोरो कर लेती है कि जो है इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं। अब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, किसी प्राइवेट कंपनी को लोन लेना है तो उसके लिए जो बोरोइंग है बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना बोरो कर लिया है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में। इसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के क्राउडिंग आउट हो जाएगा, मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ गया, राइट। फिजिकल ड्रैग क्या होता है, फिजिकल ड्रैग का मतलब सिंपल सा इतना है कि टैक्स बेस्ड तो उतना ही है, राइट, मतलब टैक्स का रेट तो उतना ही है, फिर भी लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं, पीपल अर्न मोर, और इस वजह से वो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में चले जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। ओवरऑल टैक्स बर्डन उनका बढ़ जाता है, जबकि टैक्स रेट तो सेम ही है, राइट, क्योंकि वो हायर इनकम ब्रैकेट में चले गए। फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं अपने फिजिकल डेफिसिट्स को कम करने के लिए, जितना भी गवर्नमेंट ने डेट लिया हुआ है, राइट, उसको कैसे कम करना है, उसको बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। मैंने आपको फिलिप्स कर्व अच्छे से समझाया था, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो लेक्चर देख लो। शॉर्ट में मैंने बताया था कि भाई अगर फिलिप्स कर्व दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, राइट, ये बताता है फिलिप्स कर्व, ओके। और इसका फिलिप्स कर्व का एक एक्सेप्शन है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक इन्वर्स ट्रेंड शो करता है, मतलब इन्वर्स ट्रेंड को कहीं ना कहीं डिफाई करता है स्टैगफ्लेशन। इसमें सेम ही ट्रेंड चलता है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, राइट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़्यादा है, मतलब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो मतलब इसका मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, राइट। तो फिलिप्स कर्व दिखाता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, बट स्टैगफ्लेशन इज द एक्सेप्शन कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा, राइट। इसको सिंपल भाषा में याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इतना ही ज़रूरी है। मैंने आपको कुछ लैंड बॉर्डर्स बताए थे। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, रेडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, राइट, और डूरेंट लाइन जो है वो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, राइट। कुछ मैरीटाइम स्टेट्स बताए थे, जैसे कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया में जो सुमात्रा जगह है उनके बीच में आता है ग्रेट चैनल, ओके। ग्रेट चैनल कहाँ है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में, ओके। 10 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल बेसिकली डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइडर लाइन है 10 डिग्री चैनल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अंडमान निकोबार को डिवाइड कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है, पर्टिकुलरली लिटिल अंडमान को कार निकोबार से
सेपरेट करता है, राइट। डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है। और 9 डिग्री चैनल कहीं ना कहीं मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच की जगह है। 8 डिग्री चैनल आपको मिल जाएगा मिनिकॉय और ये मालदीव्स के बीच में, ठीक है। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल मिलेगा। 8 डिग्री चैनल को मलिकू कांडू भी बोलते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आएगा मलिकू कांडू क्या है, तो 8 डिग्री चैनल को बोलते हैं। ये मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में है, राइट। तो 8 डिग्री मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री 9 डिग्री दोनों में मिनिकॉय का नाम आएगा, याद रखना, ओके। मैंने आपको कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज बताए थे और उन डिस्प्यूट्स में कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है भी बताया था, राइट। जैसे कि पीओके पाकिस्तान इन्वॉल्व है हमारे साथ, राइट। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान आता है, मीरपुर मुजफ्फरबाद आता है पीओके में, ओके। पाकिस्तान कंट्रोल करता है, इंडिया क्लेम करता है। अक्साई चिन के साथ, चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है। अक्साई चिन लद्दाख का पार्ट है लेकिन चाइना कंट्रोल करता है, इंडिया क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना डिस्प्यूट करता है, चाइना इसको क्लेम करता है, बोलता है साउथ तिब्बत है, बट अरुणाचल प्रदेश फुली इंडिया के अंडर आता है, इंडिया कंट्रोल करता है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में आता है, इंडिया कंट्रोल करता है 1984 से आफ्टर ऑपरेशन मेघदूत, राइट। सर क्रीक जो है गुजरात की बाउंड्री, वो पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है, गुजरात में है। मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है हमारा बहुत लंबा पाकिस्तान के साथ, और ये रन ऑफ कच्छ में है, राइट। पाकिस्तान कहता है इसके बीच में एक जगह है, उसको हमें वहाँ से एक बाउंड्री, इंडिया कहता है इसके बीच में एक जगह है, वहाँ से बाउंड्री कर दो, बट पाकिस्तान मानता नहीं है, ओके। काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, ठीक है, ये सब नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड एरियाज है। ये सब उत्तराखंड की जगहें हैं। नेपाल क्लेम करता है बट इंडिया कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ का पार्ट मारता है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की जगह है, इंडिया कहीं ना कहीं तीनों जगहों को अपने उत्तराखंड का पार्ट मानता है, बट नेपाल इस पर क्लेम करता है। तो आई होप ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको इंडिया की मैरीटाइम टेरिटोरियल बाउंड्रीज बताई थी। टेरिटोरियल वाटर क्या होते हैं, जहाँ पे इंडिया का फुली कंट्रोल हो, जैसे हमारा लैंड पे कंट्रोल है उस तरीके से, राइट। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो भी कोस्ट लाइन है हमारी, उससे 12 नॉटिकल माइल तक जो वाटर है वो टेरिटोरियल वाटर होता है समंदर में, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, और ऐसे ही करते करते जब हम 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं तो वो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, वहाँ तक इंडिया का फुल कंट्रोल है। 12 नॉटिकल माइल से जब हम 24 नॉटिकल माइल तक जाते हैं तो उन अगले 12 नॉटिकल माइल में हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन होता है। यहाँ पे इंडिया लॉस को इन्फोर्स कर सकता है, बट कुछ ही लॉस को, जैसे सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कस्टम्स, पॉल्यूशन, इन सारे लॉस को इंडिया इन्फोर्स कर सकता है कॉन्टिग्यूअस जोन में। जैसे ही हम 24 नॉटिकल माइल भी क्रॉस कर जाते हैं समंदर में, तो वहाँ से शुरू होता है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इंडिया के सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स हैं। इंडिया इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, फिश, और कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो इकोनॉमिक पर्पज से, तो उन चीज़ों को इंडिया कर सकता है। इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये, राइट। किसी भी कंट्री का कोस्ट लाइन है उसके लिए यही रूल है कि 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर होगा, 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्यूअस जोन होता, और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। और उसके बाद आती है हाई सीज़ यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड की बात हो रही है। कोई कंट्री ओन नहीं करती, इसके लिए ट्रीटी बनाई गई है BBNJ करके, मैंने आपको एक लेक्चर बताया भी था, विच इज़ इक्वली ओपन फॉर ऑल, राइट। याद रखना क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा एरिया है इन चारों में से जहाँ पे इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये हाई सीज़ में कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। हाई सीज़ सबके लिए अवेलेबल है, ओके, सबके इक्वली ओपन फॉर ऑल। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन रिवाइज की गई थी, 11098.81 किलोमीटर है, याद रखना। मैंने आपको दिल्ली सेटलर्स के कुछ फेमस लिटरेरी वर्क्स बताए थे, कुछ स्कॉलर्स के नाम बताए थे, जैसे कि हसन निज़ामी ने ताजुल मसीर लिखी थी, राइट। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। काल्हना का राज तरंगिनी बहुत पॉपुलर है। राजा मान सिंह तोमर का था मन कौतूहल, मन, याद रखना, ओके। ज़ियाउद्दीन बर्नी, फतवाई जहांदेरी और तारीखी फिरोज शाही, दोनों ही ज़ियाउद्दीन बर्नी के थे। मिनहाज उस शिराज, ये तवाक़ती नसीरी लिखी थी इन्होंने, राइट। ज़िया नक्शाबी ने लिखा था तूतीनामा, जो कि टेल्स ऑफ पैरट है। मालधार बसु श्री कृष्ण विजय का था। फरिश्ता वॉज बाई गुलशन इब्राहिमी एंड तारीकी फरिश्ता, राइट। इन सबको अगर ट्रिक्स के थ्रू याद करना है तो लेक्चर देख लेना डे वाइज, राइट। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट होती थी, सबसे बेसिक यूनिट थी विलेज के हेड होते थे मुकद्दम या चौधरी, उसके ऊपर होते थे परगना यानी कि ब्लॉक्स, ग्रुप ऑफ विलेज, राइट। तो इसके हेड होते थे आमिल, उसके ऊपर होते थे डिस्ट्रिक्ट्स जिसको हम शिक बोलते थे, और शिक का हेड होता था शिकदार, और सबसे ऊपर होते थे इक्ता यानी प्रोविंसेस के हेड होते थे मुक्ति, इक्ता मुक्ति, याद रखना, राइट। प्रोविंसेस में गवर्नर होते थे ना, उनको मुक्ति बोलते थे, और प्रोविंसेस को इक्ता बोलते थे, ओके। तो आपको इक्ता, मुक्ति, शिकदार, परगना, आमिल और विलेजेस का मुकद्दम याद रखना है, ओके। बाकी कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जैसे नायब या वली जो है मोस्ट पावरफुल होते थे, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट्स को ओवरसी करने का काम था नायब का, ओके। दीवाने वजीरियात, ये मनी और फाइनेंस की बात करते थे, राइट। मनी एंड फाइनेंस संभालते थे दीवाने वजीरियात, राइट। और दीवाने अरीज़, क्योंकि अरीज़ है तो आर्मी
और रिक्रूटमेंट पे ध्यान देते थे। रिसालत रिलीजन, राइट, रिलीजन और मॉस्क वगैरह पे ध्यान देते थे। चीफ काजी जो होते थे, वो तो काजी क्या होते हैं, जज हैं मुस्लिम सिविल केसेस के, राइट। और हिंदू के अपनी अलग विलेज पंचायत होती थी। दीवाने इंशा मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी एक दरबार से दूसरे दरबार में कैसे करस्पॉन्डेंस करना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बोल सकते हो या कम्युनिकेशन बोल सकते हो, तो ये दीवाने इंशा, ओके। वकीली दर मेंटेन कोर्ट डिसिप्लिन, ठीक है, कोर्ट में डर का माहौल बना के रखते थे वकील, तो कोर्ट का डिसिप्लिन, ठीक है, वकीली डर। और बरीद स्पाई होते थे जो कि सुल्तान को खबरें देते थे, बरीद यानी कि जासूस, ओके। कारखानाज जो होते थे वो लग्जरी गुड बनाते थे, और जैसे सिल्क को उस समय बहुत लग्जरी गुड माना जाता था, इसमें रेयर आइटम्स को स्टोर किया जाता था कारखानाज में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस बताता है कि अगर आपका कन्विक्शन हुआ है तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। तो आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें बताई गई थी। मैंने बताया था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपर्डी और सेल्फ इनक्रिमिनेशन। यहाँ पे यूपीएससी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, तो तीनों का मतलब मैंने समझाया था। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब सिंपल सा होता है कि जब आपने कोई गुनाह किया है, अगर उस वक्त पे वो गुनाह इलीगल है, ठीक है, उस वक्त पे वो गुनाह है कानून के नज़र में, तभी आपको सज़ा होगी, ठीक है। आपने 10 साल पहले कोई गुनाह किया था, उस गुनाह के लिए अगर आज कानून बना दिया जाए कि अब से ये गुनाह है, तो कोई आपको आपके 10 साल पहले के काम के लिए आज सज़ा नहीं देगा, क्योंकि जब आपने वो काम किया था तो वो गुनाह नहीं था, तब वो लीगल था, तब उसको इलीगल घोषित नहीं किया था पार्लियामेंट ने, राइट। बट अभी अगर कोई चीज़ इलीगल घोषित की गई है, अभी आप कर रहे हो, तब फिर आपको सज़ा मिलेगी। नो डबल जेपर्डी मतलब कि अगर आपने कोई भी क्राइम करा है, राइट, सेम ऑफेंस आपने अगर एक बार, सेम ऑफेंस के लिए आपको एक बार सज़ा मिल गई है, तो उसी ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती, राइट। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का राइट है आपके पास, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब अगर आपको आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, तो आपका ये राइट है कि आपको आपके ही खिलाफ विटनेस होने पे मजबूर ना किया जाए। मतलब आपको हक है कि आप अपना गुनाह कबूल ना करो, अपने खिलाफ विटनेस आप खुद ना बनो, या ये आपका राइट है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, राइट। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपर्डी, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इनका मतलब क्या है मैंने आपको समझाया था। आई होप आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। याद रखना ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसमें मैं जल्दी चलूँगा। अगर आपको डिटेल में देखना है, सब कुछ अच्छे से समझना है एग्जाम्पल्स के साथ, तो सारे वीडियोस देख लेना, राइट। मैंने आपको बताया था कि रामायण जो है वेद व्यास ने लिखी थी और रामचरितमानस अवधि में तुलसीदास ने लिखी थी। जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी थी वेद व्यास ने, रामचरितमानस अवधि में लिखी थी तुलसीदास ने। उसके अलावा और भी कुछ भक्ति सेंट्स जैसे ज्ञानेश्वरा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और एकनाथ भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये लोग मराठी में इन्होंने लिखा था, जैसे ज्ञानेश्वर ने लिखा था भावार्थ दीपिका, राइट, भगवत गीता पे कमेंट्री करी थी ज्ञानेश्वर ने। और एकनाथ ने क्या किया था, इन्होंने अभंग लिखे थे। ये जो अभंग होते थे ये डिवोशनल सॉन्ग्स थे, लॉर्ड विधोबा को डेडिकेटेड थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी भावार्थ रामायण। तो भावार्थ दीपिका किसने लिखी, ज्ञानेश्वर ने, और भावार्थ रामायण किसने लिखा, एकनाथ ने, राइट। जयदेव ने, क्योंकि ये उड़ीसा थे, इन्होंने गीत गोविंद लिखा संस्कृत में, राइट। गीत गोविंद यानी कि डिवाइन लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा के बारे में गीत गोविंद में लिखा हुआ है, संस्कृत में है, जयदेव ने। क्वेश्चन आएगा गीत गोविंद किसने लिखा, जयदेव ने। भावार्थ दीपिका किसने लिखा, ज्ञानेश्वर ने। भावार्थ रामायण किसने लिखा, एकनाथ ने। संस्कृत रामायण वेद व्यास, रामचरितमानस फॉलोड बाय तुलसीदास, राइट। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ थी कि IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई है 2025 में। ये कांग्रेस कहाँ हुई थी, अबू धाबी में हुई थी, UAE की। ये हर 4 साल में होती है। इसके पहले 2021 में फ्रांस में हुई थी, मार्सेल में, राइट। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनवायरमेंटल पॉलिसी फोरम है। यहाँ पे गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी सभी लोग आते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या क्या करना है। इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। टोटल 148 पॉलिसी मोशंस अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस थे, जैसे कि मोशन 42 वाज रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल। इसमें पहली बार किसी एक ऐसा मोशन अडॉप्ट किया गया जिसमें बोला गया कि हमें फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना ही होगा, कोल को, ऑयल को, गैस को, इन चीज़ों को फेज आउट करना होगा, राइट। क्योंकि इसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ये सब रूट कॉजेज हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लीटिंग बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो मोशन 42 वाज रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल, याद रखना, 40 फॉसिल ऐसे करके याद रखना, राइट। मोशन 108 अडॉप्ट किया गया था रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ पेट ट्रेड के रिगार्डिंग मोशन 108 अडॉप्ट किया गया। इसमें ग्लोबल गाइडलाइंस बनाने की बात कही गई टू रेगुलेट कॉमर्शियल पेट ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का जो पेट ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने की बात की गई मोशन 108 में, राइट। इसमें एक अबू धाबी कॉल टू एक्शन लिया गया। 20 ईयर का स्ट्रेटेजिक विजन है, जिसमें हमने 4 ईयर प्रोग्राम 2026 से 29 तक का साइन किया है। और नेचर 2030 की रिपोर्ट का नाम है वन नेचर वन फ्यूचर, राइट। याद रखना ये सब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का है, ओके। मोशन 42, मोशन 108, ये भी आ सकता है कि मोशन 142 रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस, तो इट वाज रिलेटेड टू अडॉप्टेड इन IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ओके। कब हुई थी ये कांग्रेस, 15 अक्टूबर 2025 में हुई थी, ओके। कितने मोशंस अडॉप्ट किए गए थे, 148 अडॉप्ट किए गए थे, नोट कर लेना।
इसमें डिगोंग रिजर्व्स जो तमिलनाडु में है उसको भी कंजर्व करने की बात की गई, राइट। इंडिया में जितने भी स्पीशीज रेड लिस्ट में हैं उनको कंजर्व करने की बात करी गई। वाइल्ड एनिमल्स को बोला गया ये क्लाइमेट एलाइज हैं, इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल हैं, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये सारी चीज़ें हुई थी इस कांग्रेस में, ओके। मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल बताई थी। सॉइल में सबसे ऊपर लेयर जो होती है उसको ओ होराइजन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक लेयर होती है। इसमें डेड लीव्स, प्लांट एनिमल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, ठीक है। उसके बाद लेयर आती है ए होराइजन। ए होराइजन टॉप सॉइल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स है। इसमें मिनरल्स भी होते हैं ह्यूमस के साथ साथ। मैक्सिमम प्लांट के रूट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको इसी में मिलेंगे, ए वाली लेयर में, राइट। जो ओ लेयर होती है वो प्योरली ऑर्गेनिक होती है। ए लेयर जो है वो मिक्स्ड सॉइल होता है, राइट। ई लेयर जो है वो क्या होता है, ई होराइजन में एलोवेशन लेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, लीच्ड मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। ये लीचिंग जोन है, यहाँ से जो भी मिनरल है और नीचे चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट कलर होता है, ऐश लाइक कलर होता है। और जब लीच करके मिनरल नीचे पहुँचता है तो आती है हमारी बी लेयर। बी होराइजन में हम सब सॉइल मिलता है। सब सॉइल डिपोजिशन जोन होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, मेटल सॉल्ट्स होते हैं, सब जाके यहाँ पे इस डिपॉजिट होते हैं। ई लेयर को एलोवेशन लेयर बोलते हैं और बी लेयर को हम बोलते हैं इलुविएशन लेयर। मैंने यह बताया था अगर आपको याद हो तो, ओके। बी लेयर में भी ऑर्गेनिक मैटर होता है मगर ए से कम होता है, राइट। सिंपल सा फंडा बताया था। ई में जो है लीचिंग के थ्रू मिनरल्स रिमूव हो रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं बी में। ई में रिमूव हो रहे हैं, बी में डिपॉजिट हो रहे हैं। ई फॉर इलुविएशन, बी फॉर इलुविएशन, राइट। ई और बी के बाद आता है सी लेयर। सी लेयर कुछ नहीं, पेरेंट रॉक होते हैं, ब्रोकन रॉक के पीसेस होते हैं। इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। वेदर्ड रॉक्स होते हैं, बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। आर होराइजन बिल्कुल ही बेड रॉक होता है, राइट। और यहाँ पे सॉलिड अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बड़े होते हैं, राइट। यहाँ पे कहा जाता है, अगर पूछे आपसे कि सोर्स ऑफ ऑल सॉइल फॉर्मेशन क्या है, तो ये बेड रॉक ही है, यहीं से पूरा सॉइल फॉर्म होता है, राइट। और इसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ओल्ड एंग्री इंजीनियर्स बिल्ड कूल रोड्स, राइट। तो आपको OAE BCR की सीक्वेंस पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें क्या होता है ये भी पता होना चाहिए सॉइल की लेयर्स में। ये किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, इसलिए मैंने डाला इसको। ये सारे टॉपिक जो भी इस सीरीज में पढ़ोगे सभी PYQ से इंस्पायर्ड है और मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स हैं, जो कि आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करती है। इस पूरी सीरीज़ का सिर्फ एक पर्पस है, एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, राइट। इस सीरीज़ को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वो हेडेक मेरी है, मैं चीज़ों को फिल्टर करके आपके पास लाऊंगा, राइट। आपको बस फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है और 45 डेज तक देखो, उसके बाद इस सीरीज़ का मैजिक देखना, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कैल्सिफिकेशन क्या है, लेटराइजेशन क्या है, पॉडोलाइजेशन क्या है, ग्लेजाइजेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एरिड और सेमी एरिड यानी डेजर्ट वाले रीजन में होता है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है लेकिन एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है। रेनफॉल उतनी हो नहीं रही, एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो नीचे बचता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो कंकड़ होते हैं, कंकड़, ठीक है, लाइम नोड्यूल्स, वो सब कहीं ना कहीं कैल्सिफिकेशन की वजह से ही बनते हैं, ओके। एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, तो नीचे कैल्शियम कार्बोनेट बच गया, ओके। लेटराइजेशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल हाई रेनफॉल एरियाज़ में होते हैं, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे इंटेंस लीचिंग होती है। इंटेंस लीचिंग की वजह से सिलिका रिमूव हो जाता है सॉइल से, और बचता क्या है, सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बचते हैं। इसीलिए जो लैटराइट सॉइल होते हैं वहाँ पे सिलिका तो होता नहीं है, सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम होते हैं, इसलिए रेड कलर के होते हैं, रेड सॉइल होते हैं और बहुत ही लेस फर्टाइल होते हैं, क्योंकि लीचिंग की वजह से सिलिका रिमूव हो जाता है। और ये सिर्फ ट्रॉपिकल हाई रेनफॉल वाले रीजन में होता है, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी वहीं लीचिंग होगी, समझ आ गया। पॉडोलाइजेशन मैंने बताया था बहुत ही कोल्ड और ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे कॉनिफोरस फॉरेस्ट आपको दिखते हैं, ट्रीज वगैरह, राइट। इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेशन होती है ना, उसके जो ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं, राइट। और क्योंकि ये पहाड़ों पे होते हैं कॉनिफेरस, तो इनमें आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमस सब कुछ लीच कर जाता है, लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो इसकी वजह से एक ऐश ग्रे ई होराइजन बन जाता है, कुछ बचता नहीं है, बहुत ही पुअर फर्टिलिटी होती है। इसको बोलते हैं पॉडोलाइजेशन। पॉडजॉल का मतलब ही होता है कोल्ड क्लाइमेट, तो इस चीज़ को याद रखना। इसको लैटराइजेशन से कंफ्यूज मत करना, दोनों में ही लीचिंग हो रही है, बट पॉडजॉलाइजेशन में बहुत एक्सट्रीम लेवल की हो रही है। इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, ह्यूमस सब कुछ ही लीच होकर चला जा रहा है, तो कुछ बच नहीं रहा है इस सॉइल में। ग्लेजेशन क्या होता है, ग्लेजेशन वाटर लॉक्ड एरियाज में होता है, जहाँ पे जैसे आपके कुछ मार्शेस हो गए, साफ्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से आयरन रिड्यूस हो जाता है एनवायरमेंट से, और सॉइल जो है पूरी तरह से ब्लूइश ग्रे हो जाता है बिकॉज ऑफ एनारोबिक कंडीशंस। क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है, ड्रेनेज है नहीं, इसलिए सॉइल जो है पूरी तरह से ब्लूइश ग्रे हो गया है। तो इस तरह से ग्लेजाइजेशन क्या है, पॉडोलाइजेशन क्या है, लेटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी याद करवाए थे, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के रिलेटेड है, गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, राइट। इसमें कहीं ना कहीं प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने था, हरिसेना ने। हरिसेना किसके कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्त के। मैंने आपको बताया था इसमें समुद्रगुप्त की बहुत सारी जो कॉन्क्वेस्ट थी साउथ में, उनको डिपिक्ट किया गया है। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला, मैंने बताया था आपको, VA स्मिथ ने बोला है,
राइट। ये सारी बातें याद है कि भूल गए हो? ओके। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन 1 का है, राइट। शक डायनेस्टी ऑफ गुजरात से रिलेटेड है और इसमें जिक्र किया गया है कैसे रुद्र दमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट होती है, मैंने बताया था आपको। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन अगेन स्कंदगुप्त, मैंने बोला था इसके अंदर यानी भीतर, ओके। तो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर का है और गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त की कैसे जीत हुई थी हुनास के ऊपर, राइट, वो दिखाता है, ओके, इसमें। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेल डायनेस्टी के राजा का है। खारवेल जो राजा थे एक्चुअली ये कौन से डायनेस्टी के थे? महामेघवाहन डायनेस्टी के, राइट, कलिंग की डायनेस्टी थी ये। इसमें किंग खारवेल हुआ करते थे महामेघवाहन डायनेस्टी के, ओके। तो इसमें इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, पब्लिक वर्क थे, उनको बताया गया है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया और कहाँ लोकेटेड है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उदयगिरी केव में लोकेटेड है, राइट। बहुत लोगों को लगता है कि ये मॉडर्न इंस्क्रिप्शन है, बट ऐसा नहीं है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्योरली किंग खारावेला का इंस्क्रिप्शन है, उदयगिरी केव में लोकेटेड है, ठीक है, कलिंग में, ओडिशा में। अच्छा, और याद रखना कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन सेकंड का है, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी का। इसमें इसको लिखा किसने ऐहोल इंस्क्रिप्शन को? रवि कीर्ति ने लिखा है। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन 2, राइट। इसमें बताया गया है कैसे नॉर्थ साउथ में पॉलिटिकल डिवाइड था और डेक्कन हिस्ट्री को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ओके। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि कैसे पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन 2 जीते थे। चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन ने कैसे हर्षवर्धन 2 को हरा दिया था, ये बात ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पता चलती है, जो कि लिखा था रवि कीर्ति ने, ओके। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति, सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए आपको, बिल्कुल। इसके अलावा हमने ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, जो कि मिहिर भोज से लिंक्ड है। याद रखना, राजा भोज मिहिर भोज अलग अलग है, राजा मिहिर भोज की बात हो रही है, ठीक है। ही वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे राजा मिहिर भोज, राइट। और प्रतिहार मैंने बताया था किसके राइवल्स थे? पालास के एंड राष्ट्रकूटास के, इन तीनों की ट्राइपोटाइट स्ट्रगल चलती थी, ओके। मिहिर भोज को मैंने बोला था राजा भोज ऑफ परमार डायनेस्टी से कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना, ये मिहिर भोज की बात हो रही है ग्वालियर प्रशस्ति में। इसके अलावा देवपारा इंस्क्रिप्शन बताया था विजय सेना से लिंक्ड है, सेना डायनेस्टी का, राइट। क्या बताता है विजय सेना के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, कैसे पालास के बाद सेन डायनेस्टी का उदय हुआ, ये सब चीज़ें हमें देवपारा इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं, ओके। इसके बाद हमने पढ़े थे मधुबन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, जो हमें बताता है कि हर्षवर्धन ने कितने सारे लैंड ग्रांट्स दिए थे, राइट। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, ये मधुबन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन से रिलेटेड है। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको बस, ओके। और याद रखना मंदसौर प्रशस्ति ये यशोवर्मन से लिंक्ड है, यशोधर्मन से, ठीक है। औलिका डायनेस्टी के राजा थे यशोधर्मन, ठीक है, इनसे लिंक्ड है मंदसौर प्रशस्ति, ठीक है। कैसे यशोधर्मन ने भी हुन्स पे विजय पाई थी, उसका जिक्र होता है मंदसौर प्रशस्ति में, ओके। इसमें कहीं ना कहीं सिल्क वेवर्स के गिल्ड का भी जिक्र हुआ है, सिल्क वेवर्स के गिल्ड का क्वेश्चन आएगा, सिल्क वेवर्स के गिल्ड का जिक्र कौन सा इंस्क्रिप्शन में हुआ है? तो मंदसौर प्रशस्ति में हुआ है। नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी बालाश्री का इंस्क्रिप्शन है, उन्होंने लिखा है और ये किससे लिंक्ड है? गौतमी पुत्र सतकर्णी से, ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द किंग and the inscription was written by his mother Gautami Balashri. Nashik inscription was written by the mother of Gautamiputra Satkarni who was Gautam Balashri. ओके, इतनी चीज़ें याद रहेंगी। गौतम बालाश्री अपने बेटे गौतमीपुत्र सतकर्णी को इस इंस्क्रिप्शन में बोलती हैं दैट ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकाज, राइट। तो डेक्कन पॉलिटिकल हिस्ट्री का नासिक इंस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस याद हो चुके होंगे। हमने कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स की टाइमलाइन देखे थे, इन सभी कन्वेंशंस को हमने डिटेल में समझा था, तो इसका कोई रिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। करना क्या है, आपको डे 12 पे जाना है, डे 12 पे जाना है और पूरा लेक्चर रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें जितना लिखा है इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने आपको लेक्चर में दी हैं, राइट। तो रिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल इतनी क्विकली इनको करवाना, तो इसको आप खुद से जाके इस पूरे लेक्चर को देखना, डे 12 ऑफ क्रैक सीरीज़, उसमें सिर्फ यही चीज़ डिस्कस करी गई है, राइट। कैसे लाइन से आपको ये सारे कन्वेंशन याद करवाए गए, इनमें और क्या क्या इंटीग्रिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो लेक्चर फिनिश करने के बाद एक बार डे 12 फिर से रिवाइज कर लेना सेपरेटली, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक ना एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इन दोनों पेजेस से आएंगे ही आएंगे, ओके। मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ थी कि जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग डिफरेंट ऐप्स के थ्रू, वो सेफ़ नहीं है। सेबी ने बोला है कि ये सेबी के फ्रेमवर्क के बाहर है। ऐसी जो कंपनीज जो आपसे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करवाती हैं और बोलती हैं बदले में आप हमसे पैसा ले सकते हैं या गोल्ड कॉइन्स ले सकते हैं, ये कंपनीज सेफ़ नहीं होती हैं। सेबी ने इसके लिए वार्निंग जारी करी है और बोला है ये पूरी मार्केट डिजिटल गोल्ड वाली, ई गोल्ड वाली कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है और ये सिक्योरिटीज़ के तौर पर क्लासीफाई नहीं होती। अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ओके। सेबी के हमने कुछ सेफ़र ऑप्शंस अल्टरनेटिव डिस्कस किए थे कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेबी ने बताया कि कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो,
सेफ तरीके से। अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है, ज्वेलरी कॉइन्स नहीं खरीदने हैं, तो आप पेपर या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेबी ने उसके लिए बहुत सारे तरीके बताए, जैसे कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बताया, जिसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है और बिल्कुल ही एक्चुअल फिजिकल गोल्ड जैसी बैकिंग इसमें मिलती है आपको। बस इसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। सिमिलरली सिंपल सा ये गोल्ड है बट इन डिजिटल फॉर्मेट, और ये सेफ है, सेबी द्वारा बैक्ड है, राइट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो याद रखना, गोल्ड ट्रेडेड एक्सचेंज फंड जो है वो सेबी के नॉर्म्स के द्वारा रिलेट किए जाते हैं, और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और कहीं ना कहीं इसमें जब से गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट होता है ना, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट, इसको आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज पे जाके, ठीक है। और रियल गोल्ड जो है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इसको हम MCX से भी ट्रेड कर सकते हैं, और NSE पे भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे भी ट्रेड किया जा सकता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स को। ओके, कमोडिटी डेरिवेटिव्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गोल्ड प्राइस होते हैं। एक्चुअल गोल्ड नहीं मिलता है इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गोल्ड प्राइसेस दिए जाते हैं। इसका जो ट्रेडिंग होती है MCX और NSE दोनों पे ही होती है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और इसमें क्या होता है कि आप एक्चुअली गोल्ड को फिजिकली नहीं खरीदते हो, आप बस जो गोल्ड का प्राइस ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है उस पर बेट करते हो, राइट। अगर आप गोल्ड प्राइस ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, गोल्ड प्राइस नीचे गया तो आपका लॉस होगा, राइट। मतलब यू आर बेसिकली ट्रेडिंग ऑन द प्राइस, ओके, यू आर नॉट एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन द गोल्ड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ओके, बेसिकली इसको ज्वेलर्स यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं रिस्क मैनेज करने, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, राइट। सपोज कोई ज्वेलर है, उसको ये डर लगता है कि भाई गोल्ड का प्राइस आगे बढ़ सकता है, ओके, तो क्या बोलेगा, वो एक प्राइस लॉक कर देगा, आज ही बेट लगा देगा डेरिवेटिव्स का यूज़ करके, ताकि उसको बाद में कोई लॉस ना हो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो, है ना। इसमें मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है, यानी कि इसमें डेली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। सपोज आज आपको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ तो आपके अकाउंट में 500 रुपये जमा कर दी जाएंगे। कल आपको अगर 300 रुपये का नुकसान हुआ तो वो कट जाएंगे आपके अकाउंट से। सेटलमेंट हर दिन होता है, एवरी डे, एंड में नहीं, एवरी डे, ठीक है। तो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट का मतलब यही है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी का क्या मतलब है कि एक मिडिल बॉडी होती है जो कि इंश्योर करती है कि जो भी खरीदने वाला है, जो बायर है, बायर को मनी मिले, ठीक है, और जो सेलर है, सेलर को उसका पेमेंट मिले, यानी कि कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, कोई चीटिंग ना हो। इसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक गारंटी देता है, राइट। मतलब इट्स लाइक अ ट्रस्टी या फिर एक रेफरी कह सकते हो ट्रेड में, ओके, जैसे क्रिकेट में होता है। बेसिकली आपको कम्युनिटी डेरिवेटिव्स में कुछ ही चीज़ें याद रखनी है कि इसमें हम गोल्ड के प्राइस पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड पे नहीं करते हैं। इसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं ज्वेलर्स वगैरह इसको, और कहीं ना कहीं इसमें हम डेली सेटलमेंट करते हैं, और ये बहुत ही सेफ होता है, राइट। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया के पास टोटल 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल की कैपेसिटी है, यानी कि हमारे पास 10 दिन का बफर है, राइट। कोई इमरजेंसी आ गई, 10 दिन तक अपनी पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल हमारा जो है स्टोर रहेगा, 10 दिन की हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल करवा सकते हैं। कौन मैनेज करता है? इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड मैनेज करता है इसको। और कहाँ कहाँ है ये अंडरग्राउंड रिजर्व्स? मैंगलोर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पादुर में है, ओके, और अभी चंडीगढ़ उड़ीसा एंड उदुपी कर्नाटका में ये डेवलपमेंट प्रोसेस में है, मतलब बन रहे हैं, ओके। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पता होना चाहिए आप। कितनी कैपेसिटी है इंडिया की? 5.3 मिलियन मेट्रिक टन है, याद रखना, ठीक है, ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया में यूरेनियम को मैनेज कौन करता है? यूरेनियम को मैनेज करता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन थोरियम जो है यूरेनियम से ज़्यादा अबंडेंट है इंडिया में, ठीक है। ग्लोबली थोरियम 3 टाइम्स ज़्यादा अवेलेबल है यूरेनियम से, और थोरियम एक वीक रेडियो एक्टिव मेटल है। थोरियम 232 जो इसका है वो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, राइट। मोनाजाइट सैंड से थोरियम को निकाला जाता है। इंडिया के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स हैं। इंडिया में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम आपको झारखंड में बहुत जगह मिल जाएगा, जादूगोड़ा में, ठीक है, भाटिन में, तुर्माडीह में, ये सारी साइट्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मोनाजाइट सैंड्स थोरियम के लिए आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ बीचेज है मिल जाएंगे, राइट। और आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में यूरेनियम मिलेगा। तमिलनाडु के कलपक्कम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है, जिसमें 500 मेगावाट थोरियम के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो तमिलनाडु की ये साइट इंपॉर्टेंट है, कलपक्कम वाली, याद रखना। मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट यानी ज़मींदारी सिस्टम, रोयतारी सिस्टम और महल वाली सिस्टम के बीच डिफरेंस बताया था। सिंपल सी बात है कि ज़मींदारी सिस्टम जो है 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में फैला हुआ था। रोयतारी सिस्टम जो है 51% ब्रिटिश इंडिया में फैला हुआ था। महल वाली सिस्टम जो है 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में फैला हुआ था। ज़मींदारी सिस्टम को लाने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रोयतारी के लिए थॉमस मोनरो एंड कैप्टन रीड का नाम सामने आता है, और महल वाली सिस्टम के लिए लॉर्ड विलियम बेंटी का नाम सामने आता है, राइट। महल वाली सिस्टम सेटलमेंट के टाइम पे मैंने शायद आपको नहीं बताया था, इसमें एक हॉल्ट मैकेंजी है। हॉल्ट मैकेंजी ने ही इनिशियली सिस्टम को
स्टार्ट किया था हॉर्ट मैकेंजी ने, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको पॉपुलराइज करवाया था, राइट। तो यहाँ पे हॉर्ट मैकेंजी का नाम नोट करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। परमानेंट सेटलमेंट पे हम परमानेंटली ज़मींदारों के साथ सेटलमेंट कर लेते थे कि ज़मींदार ही रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जितना भी है उसका 1/10 जो है रखेंगे अपने पास और बाकी प्रोड्यूस ब्रिटिशर्स को दे देंगे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। ज़मींदारों को हक दिया गया था कि फार्मर्स अगर अच्छे से काम नहीं करे, नॉन पेमेंट ना करे, तो फिर उनको एविक्ट भी कर सकते हैं लैंड से। मतलब ज़मींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट में हमने ज़मींदार्स को बहुत पावरफुल बना दिया था। रियोटरी सिस्टम में हमने डायरेक्टली फार्मर्स से ही रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात की थी ब्रिटिशर्स ने, ओके। महलवारी सेटलमेंट में हम एक विलेज को एक यूनिट मान लेते थे जिसको महल बोलते थे और डायरेक्टली विलेज कम्युनिटी एक साथ जाके रेवेन्यू देती थी ब्रिटिशर्स को। तो महलवारी में डायरेक्ट पूरे विलेज से हो रहा है डील, रियोटवारी में डायरेक्ट रियॉट्स यानी डायरेक्ट फार्मर्स से ही डीलिंग हो रही है रेवेन्यू की, और ज़मींदारी में ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेज़ों को दे रहे हैं, राइट। तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। मैंने आपको वेदांग की बात बताई थी। वेदांग क्या है? एक टूल है जिससे हम वेद को समझते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, 6 तरीके के वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा प्रोनाउंसिएशन से डील करता है, कल्प जो है रिचुअल प्रोसीजर्स बताता है, व्याकरण यानी ग्रामर, निरुक्त यानी डिक्शनरी की तरह मतलब हमें वर्ड की मीनिंग्स बताता है, छंद यानी कि वैदिक मीटर कैसे पोएटिक स्ट्रक्चर होगा, कब ऊपर जाएंगे कब नीचे जाएंगे, राइट। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से डील करता है। तो ये वैदिक कोर है वेदांगाज, याद रखना। शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, यही 6 वेदांगाज हैं। बाकी मैंने आपको षड दर्शन बताए थे। 6 तरीके दर्शन होते हैं, यानी 6 तरीके की इंडियन फिलोसफीज़ हैं जो कि वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती हैं। कुछ तो है ऐसे दर्शन होते हैं जो कि रियलिटी को बताते हैं हमें, ठीक है, फिलोसफी। और कुछ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स भी होते हैं जो कि वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनको आस्तिक बोलते हैं, ओके। तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, राइट। क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कैसे ये 6 स्कूल ऑर्थोडॉक्स क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें ये रियलिटी को देखने का नज़रिया बताते हैं, इसलिए इनको दर्शन भी बोलते हैं और ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं। न्याय, लॉजिक की बात करते हैं, ये गौतम की फिलॉसफी थी। वैशेषिका, एटॉमिज्म की बात करते हैं, कनाद की फिलॉसफी थी, मैंने बताया था कण यानी एटम, ठीक है, कण कण की विशेषता, ठीक है, इस तरह से मैंने याद कराया था आपको। संख्या हमें बताता है कि कैसे यूनिवर्स 25 तत्व से मिलकर बना हुआ है, राइट। इसमें हमें पुरुष और प्राकृतिक का जिक्र मिलता है। कपिला इसके फाउंडर थे। योगा तो पतंजलि, ठीक है, पता ही है, पूर्व मीमांसा रिचुअल इंटरप्रिटेशन के लिए है। और जैमिनी इसके फाउंडर थे पूर्व मीमांसा के। और इसमें वैदिक रिचुअल्स और डीटीज़ का जिक्र किया गया है। लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिचुअल्स, ऐसा बोला गया है पूर्व मीमांसा में। वहीं वेदांता यानी कि अगर आप उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो ये उपनिषद पे बेस्ड है, स्पिरिचुअल नॉलेज पे बेस्ड है, राइट। इसके फाउंडर थे बद्रायन, ओके। कौन किसके फाउंडर से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक से याद करवाई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके लेक्चर्स देखना, ठीक है, डे वाइज, तब समझ आएंगी चीज़ें। ये रिवीजन लेक्चर है, जिन्होंने देखा होगा उनको अभी ट्रिक्स पता होंगी। कुछ सब्सिडरी टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था हमने, यानी कि जो अप्लाइड नॉलेज देते हैं, जैसे कि उपवेद पढ़े थे हमने। उपवेद के कुछ टाइप होते हैं। धनुर्वेद, राइट, जो कि वॉरफेयर की बात करता है, यजुर्वेद का पार्ट है, ओके। याद रखना धनुर्वेद डायरेक्टली ऋग्वेद का पार्ट नहीं है, यजुर्वेद का पार्ट है, ओके। गंधर्व वेद जो कि म्यूजिक एंड आर्ट की बात करता है, ये सामवेद का पार्ट है। शिल्पवेद जो कि आर्किटेक्चर की बात करता है, ये अथर्ववेद का पार्ट है, राइट। आयुर्वेद जो मेडिसिन की बात करता है वो भी अथर्ववेद का पार्ट है, राइट, ऋग्वेद का नहीं, याद रखना इसको। आयुर्वेद के फेमस टेक्स्ट मैंने बताए थे आपको, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, राइट। वैसे ही आपको कुछ सूत्रास बताए थे मैंने। सूत्रास यानी कि क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ रूल बुक्स होती हैं, जैसे कि गृह सूत्रा डोमेस्टिक रिचुअल्स से डील करता है, जैसे मैरिज हो गई, नामकरण हो गया, राइट, डेथ में क्या राइट्स होंगे, फ्यूनरल कैसे होगा, ये सब चीज़ें गृह सूत्र में बताई गई हैं। श्रौत सूत्र में हमें लार्ज वैदिक पब्लिक सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं, राइट, डोमेस्टिक नहीं। गृह सूत्र डोमेस्टिक रिचुअल्स हैं, श्रौत सूत्र पब्लिक रिचुअल्स हैं। और धर्म सूत्र की बात करें तो हमें लॉ एंड एथिक्स और ड्यूटीज़ की बात करता है, ओके। इसका बेसिक धर्मशास्त्र है। शुल्व सूत्र जो है वो हमें ज्योमेट्री वगैरह की बात करते हैं। अल्टर कंस्ट्रक्शन जो हवन बनाते हैं उसमें अल्टर जो बनता है ना, वो कैसे बनेगा उसकी बात हमें पता चलती है शुल्व सूत्र में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई सूत्रास कौन कौन से हैं, उपवेदास कौन कौन से हैं और किससे रिलेटेड हैं, ओके। कुछ हमने बैक्टीरियल डिजीज़ देखे थे, उनके पैथोजेंस देखे थे, राइट। जैसे हमें टीबी देखा था, ये सारे पहले तो याद रखना कि ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, सबसे पहले यहीं कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। टीबी, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, निमोनिया, कॉलरा, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स, प्लेग, टिटनेस, गोनोरिया, ये सभी बैक्टीरिया वाले डिजीज़ हैं, याद रखना पहली बात तो। और इनके पैथोजेंस के नाम भी दिए हैं, सबके नाम लगभग मैच ही होते हैं, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं थी, राइट। ट्यूबरक्लोसिस लंग को इम्पैक्ट करता है, डिप्थीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, वूपिंग कफ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, निमोनिया ऑल्सो अफेक्ट्स लंग्स, कॉलरा में और टाइफाइड में आपके इंटेस्टाइन वीक पड़ जाती है, एंथ्रैक्स में आपके स्प्लीन, लंग्स और इंटेस्टाइन तीनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्लेग में आपके ब्लड और लंग्स इम्पैक्ट होते हैं, टिटनेस लॉक जॉ जिसको बोलते हैं उसमें नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। गोनोरिया में आपके यूरिनरी ट्रैक्ट
में इन्फेक्शन होता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है 2020 में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इस स्कीम को लॉन्च करा है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नाबार्ड है। ओके, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मीडियम से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट देना है ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है क्रॉप्स का, ठीक है, और जो कम्युनिटी एग्रीकल्चरल एसेट्स हैं वो डेवलप किए जा सकें, राइट। तो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है और ये कब तक वैलिड है? 2032-33 तक, ठीक है, 2032-33 तक ये वैलिड है। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है और नाबार्ड इसमें इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स 1998 में लॉन्च की गई थी। नाबार्ड इसमें भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी होती है फार्मर्स ऐसे जो 18 से 75 साल की उम्र में है और कहीं ना कहीं फार्मर्स को टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इनके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है क्रेडिट की वो 5 लाख रुपए तक की होती है। लोन्स के लिए कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है अगर 2 लाख तक का लोन लेना है तो, और इस क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी होती है 5 सालों के लिए, राइट। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वो कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं वो बताया था। इसको तो आप खुद ही पढ़ लो पॉज करके। मैंने आपको कुछ पेमेंट सिस्टम्स बताए थे, जैसे कि RTGS जिसको RBI ऑपरेट करता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। रियल टाइम मतलब इंस्टेंटली प्रोसेस हो जाती है पेमेंट, और ग्रॉस मतलब कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है, कोई ग्रुपिंग नहीं होती इसमें। जो लार्ज अमाउंट होते हैं यानी कि 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट है उसका इमीडिएट सेटलमेंट करना है तो लोग RTGS के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये बैंक्स के द्वारा यूज़ किया जाता है बिग पेमेंट्स के लिए RTGS सिस्टम, आप नहीं करोगे, राइट। NEFT की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की, तो ये मीडियम स्मॉल पेमेंट सिस्टम है। इसमें कहीं ना कहीं बैच में वर्क होता है, राइट। और इसमें क्या होता है कि 24/7 ये काम करता है, राइट। और 1-to-1 बैंक ट्रांसफ़र इसमें होते हैं, राइट। नॉर्मल ट्रांसफ़र 1-to-1 बैंक हो जाता है आपका NEFT के थ्रू। NEFT में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, राइट, कि इतने पैसे, इससे कम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करना है, ऐसे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। मतलब मैक्सिमम लिमिट तो ऑब्वियसली होगी बट मिनिमम लिमिट कोई नहीं आनी NEFT में, राइट। कितने भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो कम से कम। IMPS इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो NPCI के द्वारा मैनेज किया जाता है। याद रखना कि ये दोनों सेटलमेंट जो है RTGS NEFT ये RBI ऑपरेट करते हैं, और IMPS BBPS NASH ये सब NPCI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूज मत होना, ओके। ये बिल्कुल ही IMPS वैसा ही है कि इमीडिएट आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। BBPS में जो कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे बिल पेमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, वाटर का हो, DTH का हो, तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है सभी बिल पेमेंट के लिए, राइट। इंटरऑपरेबल है ये प्लेटफॉर्म। NASH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है वो बल्क में पेमेंट करनी हो तभी उसके जाता है, जैसे कि सरकार को किसी को सब्सिडी देनी है, सरकार को पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो फिर कहीं ना कहीं इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है NASH का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जिसको बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, RBI भी उसका पार्ट है और बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स इसमें मिले हुए हैं। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी कंट्रीज़ को फास्टर पेमेंट सिस्टम से लिंक कर दो। आप जैसे UPI हमारे देश का फास्टर पेमेंट सिस्टम है, सभी कंट्रीज़ को अपने UPI से लिंक कर दो, राइट। जैसे UPI इंडिया के अंदर काम करता है वैसे ही हम अक्रॉस द कंट्रीज़ UPI को यूज़ करने लगे। यही मकसद है प्रोजेक्ट नेक्सस का, राइट। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत ही इंस्टेंटली होने लगे और बहुत ही लो कॉस्ट पे होने लग जाए, राइट। मतलब रियल टाइम ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र को इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस चलाया गया है। इट हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाई बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, राइट। याद रखना इस चीज़ को, ओके। और RBI भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। बैंक ऑफ थाईलैंड है, बैंक ऑफ मलेशिया है, बैंक ऑफ फिलीपींस है, सिंगापुर का बैंक है, राइट। ये सभी हैं। मैंने आपको बताया था सिंगापुर बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हमारा पहला क्रॉस बॉर्डर UPI सेटलमेंट हुआ है 2023 में। सिंगापुर में UPI बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे आपका इंडिया में चलता है। आप इंडिया में बैठे बैठे सिंगापुर UPI के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। येलो लाइन कहाँ पे बनाई गई है? गाज़ा में बनाई गई है। गाज़ा की जो वेस्टर्न टेरिटरीज हैं और ईस्टर्न टेरिटरीज उनको डिवाइड किया गया है येलो लाइन के द्वारा, राइट। US ने सीज़ फायर किया है। सीज़ फायर US ब्रोकर कर रहा था इस सीज़ फायर को, और एक मिलिट्री डिमार्केशन, एक लाइन बना दी गई जिसको येलो लाइन बोला गया है, राइट। इस येलो लाइन के जो वेस्ट में लोग हैं वो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटेड ह्यूमैनिटेरियन जोन्स होंगे और ईस्टर्न टेरिटरीज इजरायली कंट्रोल जोन होंगे, ओके। येलो लाइन बेसिकली गाज़ा में बनाई गई है, इतना याद रख। इस तरफ पैलेस्टीनियन होंगे, इस तरफ इजरायली होंगे। ऑपरेशन स्पाइडर वेब मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के डिफेंस आर्मी के द्वारा चलाया गया था रशिया में जो एयर बेसेस है उनको टारगेट करने के लिए। तो इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रशिया के बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेसेस को टारगेट किया गया था, जैसे कि बेलाया एयरबेस, ओलेनिया एयरबेस, डैगिलेवो एयरबेस, इवानोवो, आमोर रीजन। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली बात तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब रिलेटेड किससे था, ठीक है। तो यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विसेज ने
अगेंस्ट द रशियन एयर बेसेस इसको लॉन्च करा था, राइट, ताकि जो रशिया की एयर पावर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके, डीप स्ट्राइक की जाए, राइट। इसमें बहुत सारे हमने शॉर्ट रेंज FPV ड्रोन्स को जो है एक्सप्लोजिव भर भर के भेजा था इन सभी एयर बेसेस पे, ओके। यूक्रेन ने, हमने नहीं, यूक्रेन ने, ओके। तो बेलाया एयरबेस, ओलेनिया, जागिविलिवो, इवानोवो, आमो रीजन, ये सब न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये रशियन एयरबेस थे, याद रखना, ओके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? जो क्रेडिट वर्दीनेस बताती हैं कि ये इंसान क्रेडिट लेने के काबिल है या नहीं, राइट। तो ग्लोबल एजेंसीज हैं कुछ, जैसे फिच ग्रुप, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मूडी इन्वेस्टर सर्विस, ये सब ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। वैसे ही इंडिया में भी कुछ हैं, क्राइसिल और इकरा, जो कि क्रेडिट रेटिंग देती हैं, ओके। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को आप डिपॉजिटरीज से कंफ्यूज मत करना। NSDL और CDS डिपॉजिट है, जैसे आप डिपॉजिटरीज हैं, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, वैसे NSDL CDSL ये जो है, इनमें आप सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करते हो। एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हो, राइट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ट्रेडिंग में आपकी सेफ्टी और एफिशिएंसी बरकरार रहती है। तो NSDL CDSL जो है वो क्या है? वो सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी सिस्टम है, ठीक। और ये क्राइसिल, इकरा, ये सब क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताया था। आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, मगर 6 हफ्ते के अंदर, जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, 6 हफ्ते के अंदर अगर आपने दोनों हाउसेस से अप्रूव नहीं करवाया तो ऑर्डिनेंस सीज हो जाएगा, राइट। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस था RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था कि ऑर्डिनेंस को मिसयूज़ नहीं कर सकते आप, राइट। अभी 2017 की भी एक 7 जज बेंच की रूलिंग है जिसमें बोला गया कि अगर एक आर्गूमेंट पार्लियामेंट ने, ऑर्डिनेंस एक पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया तो आप उस ऑर्डिनेंस को दोबारा नहीं ला सकते। कि आप एक बार पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया इस ऑर्डिनेंस को, आप दोबारा नहीं ला सकते, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राइट। ऑर्डिनेंस का सिंपल सा मतलब, जिसको नहीं पता है, वो यही है कि भाई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट कोई कानून पास कर रही है कि हमें तो बहुत अर्जेंट है, हमें ऑर्डिनेंस लाना ही होगा, राइट। बिना पार्लियामेंट के कानून ले आना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पास करना है। प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 123। ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, याद रखना इस चीज़ को, ओके। ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इशू करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। कभी भी पार्लियामेंट या फिर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी ब्रॉट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट करना है तो तभी करो जब पार्लियामेंट सेशन में हो, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी तो आएगी नहीं अमेंडमेंट करने की। तो ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, ओके। इसमें RC कूपर केस जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस, ओके। मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी रिलेटेड कुछ विंड रिलेटेड लॉज बताए थे, जैसे कोरलिस इफेक्ट क्या होता है, फेरेस लॉ क्या होता है, बाइस वेरेट लॉ क्या होता है। कोरलिस इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो एयर जो मूव कर रही है, विंड, वो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाती है, ठीक है। अगर ये अर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो किस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी? विंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी राइट की तरफ, राइट। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ कोरलिस फोर्स। ये चीज़ याद रखना, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ इधर और उधर राइट की तरफ। नॉर्दर्न में राइट ये है और साउथ में इधर मुँह करोगे तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ बेंड करेगी विंड और नॉर्दर्न में आपके राइट की तरफ, राइट। ये चीज़ याद रखना पहली बात तो। कोरलिस इफेक्ट क्या होता है, ओके। और फेरेस लॉ, फेरेस लॉ मैंने बताया था कि विंड जो है क्यों ऑब्जर्वर को दिखती है कि भाई डिफ्लेक्ट हो रही है। ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है अर्थ पे, ठीक है, तो विंड कैसे ऑब्जर्वर को दिखती है कि डिफ्लेक्ट हो रही है विंड, राइट। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड लगता है कि राइट में मूव कर रही है, सदर्न में लगता है विंड लेफ्ट में मूव कर रही है, राइट। ये चीज़ आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर एक ऑब्जर्वर हो, आप नॉर्थ इंडिया में खड़े हो, आप बॉल को स्ट्रेट फेंकोगे तो आपको दिखेगा कि कर्व राइट की तरफ बना रही है बॉल, अर्थ के रोटेशन की वजह से, राइट। ये फेरेस लॉ है कि जब आप कोरलिस लॉ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है फेरेस लॉ, जो कि विंड डिफ्लेक्शन रूल कैसे ऑब्जर्व करते हैं बताता है हमें, ओके। वहीं बाइस वेलेट लॉ क्या है? बाइस वेलेट लॉ सिंपल सा बताता है कि प्रेशर कैसे, प्रेशर का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम विंड के डायरेक्शन को पता करके। अगर आपको विंड का डायरेक्शन पता है तो आप प्रेशर के डायरेक्शन को भी पता कर सकते हो, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बाइस वेलेट लॉ क्या बताता है? सिंपल सा याद रखना कि विंड का डायरेक्शन क्या है, इसके जरिए आप प्रेशर का डायरेक्शन पता कर सकते हो, ओके। इससे मैंने आपको बताया था अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, आप कहीं पे खड़े हुए हो और आपने जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ अपनी पीठ कर रखी है अगर, राइट, तो आपका जो लेफ्ट हाथ है उस पर लो प्रेशर होगा और राइट हाथ पे आपके हाई प्रेशर होगा। ये चीज़ याद रखना, राइट। तो मतलब विंड अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, राइट, और अगर आपने ईस्ट की तरफ मुँह किया हुआ है, मतलब विंड की तरफ आपने पीठ कर रखी है, राइट, तो क्या होगा कि आपके जो लो प्रेशर है वो नॉर्थ साइड में होगा, राइट। मतलब इस तरफ जो है लो प्रेशर होगा और इस तरफ हाई प्रेशर होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, राइट।
तो आई होप आपको ये तीनों लॉज समझ आ गए होंगे, कोरोलिस, फेरेल्स और बाई बेलेट लॉ। अगर आपने पढ़ा था तो अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मैंने आपको सूफीज़म से जुड़े हुए कुछ टर्म्स याद करवाए थे, जैसे कि शेख पीर, ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर और गाइड इन सूफीज़म। मुरीद यानी कि डिसिपल, किसी का मुरीद हो जाना, ठीक है, शेख और पीर का मुरीद हो जाना। खानख्वाह मतलब स्पिरिचुअल रिट्रीट होती है एक तरह की, जिसमें हम सब लोग मिलते हैं सूफी लोग और लर्निंग कम्युनिटी लाइफ, राइट। समा क्या होता है, म्यूजिकल रिसाइटल्स होते हैं, समा बांध देते हैं गाना गा गा के। रक्षा में डांस किया जाता है, डिवोशनल डांस, ताकि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस किया जा सके। फना यानी कि स्टेट ऑफ लूजिंग वन सेल्फ कम्प्लीटली इन गॉड। मैंने आपको बताया था कि जिद है अब तो खुद को मिटाना, होना है तुझमें फ़ना, तो वही फ़ना हो जाना, राइट। खलीफा अपॉइंटेड सक्सेसर ऑफ शेख एंड पीर। शेख और पीर किसी को सक्सेसर अपॉइंट करेंगे तो बोला जाएगा खलीफा है ये। मैंने आपको पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताया था, इन लोगों ने इक्ष्वाकु को रिप्लेस किया था। इनमें पहले राजा सिम्हा विष्णु थे, फिर महेंद्र वर्मन नौवां आए, ठीक है, जिन्होंने मत विलास प्रहासन लिखा, राइट। और ये जैनिज्म से शैवनिज्म में कन्वर्ट हुए थे। पुलकेशिन II से लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद हमने नरसिम्हा वर्मन I जो कि ममल्ला, राइट। क्यों ममल्लापुरम क्यों इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या किया था कि वतापी, ठीक है, वतापी को कैप्चर कर लिया था पुलकेशिन II को हरा करके, ठीक है, इसलिए इनको वतापी कोंडा बोलते थे, राइट। और इन्होंने ममल्लापुरम, महाबलीपुरम की पोर्ट सिटी बनाई थी। इनके टाइम में ह्यूनसांग आए थे, ओके। और बहुत सारे रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल बनाए थे ममल्लापुरम में इन लोगों ने। नरसिम्हा वर्मन II टाइटल राज सिम्हा भी बोलते थे इनको, इन्होंने चाइना में बहुत सारे मिशंस भेजे थे, राइट। इनके कोर्ट में एक ऑथर थे जिनका नाम था डंडेन, ओके। डंडेन ने लिखा था 10 कुमार चरित्र, याद रखना इसको। इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था कांची में, राइट। लेटर पीरियड में भी इंपॉर्टेंट एक राजा थे नंदी वर्मन II, ही वॉज ऑल्सो वैष्णवाइट रूलर। और इन्होंने पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए राष्ट्रकूटा के जो राजा थे दंतिदुर्ग, उनकी बेटी से शादी कर ली थी नंदी वर्मन II ने। इन्होंने मुक्तेश्वर टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मंगतेश्वर टेम्पल, वदमिलेश्वर टेम्पल, ये सब नंदी वर्मन II ने बनवाए थे, ओके। मैंने आपको इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, जैसे कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। बियर मार्केट है मतलब मार्केट कंडीशंस बेकार है, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। बबल यानी कि एसेट प्राइस राइज फार मोर इंक्रीजिंग वैल्यू, मतलब एसेट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अचानक से बबल बस्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बबल, राइट। ग्रीन बॉन्ड क्यों इशू किए जाते हैं, ताकि एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्यों इशू किए जाते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा, ताकि म्यूनिसिपैलिटी में काम हो सके, राइट। और पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया गया था बैंगलोर में 1997 में। बैंक्स अगर एक दूसरे को लोन देते हैं तो इंटर बैंक लैंडिंग रेट को बोलते हैं लिबॉर एंड मिबॉर। लिबॉर बोलते हैं लंदन में, मिबॉर बोलते हैं मुंबई में, ओके। मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, याद रखना, मसाला बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं जो कि इंडिया के बाहर इशू किया जा सकता है, ताकि करेंसी का जो रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। करेंसी की वैल्यू कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो जो रिस्क है वो मिटिगेट करने के लिए फॉरेन में, आउटसाइड इंडिया, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड, राइट। डिटेल में अच्छे समझना है तो डे वाइज देखो, तब समझ आएगा, राइट। फिलहाल जो ट्रैप सेट कर सकता है कि रूपी डिनोमिनेटेड होते हैं कि नहीं मसाला बॉन्ड, ये मैंने बता दिया आपको, राइट। करेंसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इशू किए जाते हैं, बता दिया, इतना ही काफ़ी है फिलहाल आपके लिए जानना। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कि नए नए स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, उनके पैसा लगाते हैं, उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर एक तरह की हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, जैसा कि लिखा हुआ है हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, मतलब कि यहाँ पे आपको इक्विटी ओनरशिप भी मिलेगी और डेप्ट के फॉर्म में भी मिलेंगे ये शेयर्स, राइट। शेयर होते हैं मतलब आपने किसी कंपनी का शेयर होल्ड किया है तो आपको शेयर इक्विटी फॉर्म में भी मिलेगा और डेप्ट के फॉर्म में मिलेगा। इक्विटी मतलब आपको कंपनी में ओनरशिप भी मिलेगी, और डेप्ट यानी कि आपकी कुछ फिक्स्ड इनकम भी रहेगी, क्योंकि डेप्ट है यानी कि फिक्स्ड इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट के तौर पे कुछ कुछ पैसा मिलता रहेगा। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो जो भी डेप्ट जिन्होंने कंपनी को दिया है उनको कुछ कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा रिटर्न के तौर पे, और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ओनरशिप है कंपनी के, तो प्रॉफिट के हिसाब से उनको फ़ायदा होगा। तो ये प्रीफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये हाइब्रिड फॉर्मेट में होते हैं, इसमें इक्विटी और डेप्ट दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड फॉर्मेट शेयर बोला जाता है, राइट। बट प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के लेके कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। इनका कंपनी के मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता। अगर आपके पास किसी कंपनी के प्रीफरेंस शेयर्स हैं, यानी कि आपने इक्विटी और डेप्ट दोनों तरह के शेयर्स ले रखे हैं, तो मतलब आपका कोई रोल नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट में। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मनी जो है वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स के द्वारा पे कर दी गई है, किसको, कंपनी को, फॉर शेयर्स, राइट। मतलब सपोज किसी कंपनी ने शेयर इशू करा अपना, ठीक है, अब इन्वेस्टर्स ने उस शेयर को खरीद लिया, राइट। तो जो अमाउंट इन्वेस्टर्स ने पे करा है कंपनी को शेयर खरीदने के लिए उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। समझ आ गया। इसका मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि कोई कंपनी अगर 1000 शेयर इशू करती है और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये रख देती है, हर शेयर 10 रुपये का है, टोटल 1000 शेयर इशू किए गए हैं, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 हो गई, राइट। अब अगर सभी शेयर होल्डर्स एक साथ फुल अमाउंट पे कर दें 10,000 रुपये का, तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, 10,000। इसी को बोलते हैं 10,000 पेड अप कैपिटल, राइट।
डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे अपने शेयर्स को आप डिजिटली स्टोर करके रख सकते हो, राइट। पेपर सर्टिफिकेट के बजाय आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटली स्टोर कर सकते हो अपने शेयर्स को डीमैट अकाउंट्स में, राइट। जैसे बैंक अकाउंट में मैंने बताया ना मनी स्टोर करते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर स्टोर करते हो, राइट। इन डीमैट अकाउंट को ही मैनेज करता है, मैंने बताया था ना, NSDL, राइट। डिपॉजिटरीज हैं NSDL, CDSL, ये लोग इन्हीं डीमैट अकाउंट को ही मैनेज करते हैं। अच्छा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इट्स लाइक द बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। एक बास्केट है जिसमें आपके स्टॉक्स रखे हुए हैं, गोल्ड रखे हुए हैं, बॉन्ड्स रखे हुए हैं, राइट। बट इसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है लाइक ए शेयर, राइट। बहुत सारे ETF होते हैं, जैसे निफ्टी का ETF होता है, राइट। निफ्टी के ETF में क्या होता है, एक बास्केट होती है, उसमें टॉप 50 कंपनीज़ के शेयर्स पड़े हुए होते हैं, राइट। तो मतलब आपको ये 50 स्टॉक सेपरेटली खरीदने के बजाय आपने कोई एक ETF ले लिया, राइट। तो इनडायरेक्टली आपने अगर एक ETF ले लिया तो आपके पास सभी 50 कंपनी के इनडायरेक्टली शेयर्स थोड़े थोड़े आ गए, राइट। तो ETF जो है क्या करता है, इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी हो गए, सेंसेक्स हो गए, इन इंडेक्स को ट्रैक करता है जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और उसके बाद कभी भी सेल खरीदो बेचो, राइट, मार्केट आवर्स में। और प्राइस ETF में जो भी चीज़ें हैं उनके भी प्राइस बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट। मैंने बताया था ETF म्यूचुअल फंड से अलग है। ETF को एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है और इसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। ETF के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में प्राइस एक बार फिक्स हो जाता है, वंस अ डे, राइट। इसमें कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सारा डिफरेंस है ETF और म्यूचुअल फंड्स में। पेनी स्टॉक, पेनी मतलब बहुत छोटा सा, तो वैसे ही बहुत लो प्राइस के शेयर जो छोटी छोटी कंपनी इशू करती है ना, उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। ₹1, ₹5, ₹20 ऐसे ऐसे शेयर इशू हो रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? किसी कंपनी के सीक्रेट्स आपको पता है, उसके शेयर्स आप उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे बाई और सेल कर रहे हो, इलीगल होता है ये। अनफेयर एडवांटेज उठाना नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए गलत होता है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग करना इलीगल है। राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? राउंड ट्रिपिंग सिंपल सा तरीका है कि अपने देश से काला धन बाहर भेज दो और उसको देश में कुछ इस तरह से लाओ कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश में आया हो, काले धन को छुपाने के लिए, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए वो राउंड ट्रिपिंग करते हैं, राइट। याद रखना इसको, इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि आपने सारा ब्लैक मनी तो छुपा लिया, राइट। आपने पैसे को पहले तो बाहर भेजा किसी फेक कंपनी में, वहाँ से आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराया इंडिया में और आपके सारे पैसे इंडिया वापस आ गए, राइट। इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। बाकी मैंने बताया था कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम में बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बायो रेमेडिएशन एनवायरमेंट का टर्म है, याद रखना कि स्यूडोमोनास, एक्यालीजीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो है ब्रेक करते हैं ऑयल स्पिल्स को और पोल्यूटेंट्स को, राइट। तो इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। डेयरी इंडस्ट्री में काम आने वाले बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में और फिर दूध का दही बन जाता है, राइट। फाइबर रेटिंग, ये सॉयल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फाइबर्स को सेपरेट करते हैं जूट से, फ्लैक्स से, हेम्प से, राइट। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई ना बैक्टीरिया की। फर्मेंटेशन, ये टोबैको में होते हैं बैक्टीरियाज, और बैसिलस मैग्नेटेरियम इंप्रूव करता है टोबैको के फ्लेवर को, राइट। बैसिलस मैग्नेटेरियम याद रखना, ये वाला नहीं पढ़ा होगा आपने, बाकी सब तो पढ़े होंगे। एंटीबायोटिक्स बनाने के काम जो बैक्टीरिया आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज होते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज एंटीबायोटिक्स बनाते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रैटरलाकाइलिन। विटामिन सिंथेसिस में जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो हैं ई कोलाई, ह्यूमन इंटेस्टाइन में होते हैं। विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस करने में बहुत हेल्प करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था ओलिविन क्या होता है। ओलिविन एक तरह का रॉक फॉर्मिंग मिनरल होता है जो कि माफिक और अल्ट्रा माफिक इग्नियस रॉक्स से मिलते हैं, राइट। ओलिविन के एग्जांपल होते हैं बेसाल्ट एंड गैब्रो, राइट। ये कौन से रॉक से बनता है ओलिविन? ये बेसिकली जो मैग्मा रिच होता है ना, आयरन, मैग्नीशियम, राइट, उनसे बनता है ये ओलिविन। याद रखना कोई रॉक नहीं है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, राइट। ऑलिव ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसका नाम ओलिविन रख दिया गया है, ओके। जैसे ही वॉल्केनो से जब मैग्मा निकलता है ना, तो मैग्मा की जब कूलिंग हो जाती है तो उस टाइम ये ओलिविन फॉर्म होता है, याद रखना इसको, ओके। ओलिविन की तरह ही मैंने आपको पायरोक्सिन बताया था क्या होता है, एम्फीबोल क्या होता है बताया था, उन सब के लिए आप जाके लेक्चर्स देखिए, राइट। अच्छा, मैंने बोला माफिक और अल्ट्रा माफिक इग्नियस रॉक्स, इसका मतलब क्या है? माफिक यानी कि मैग्नीशियम और फेरिक, मैग्नीशियम आयरन रिच, राइट। और अल्ट्रा माफिक यानी कि अल्ट्रा माफिक मतलब एक्सट्रीम वर्जन ऑफ माफिक, एक्सट्रीम मैग्नीशियम, एक्सट्रीम आयरन, राइट। बहुत हाई हैवीएस्ट रॉक्स होते हैं। मैंने आपको रॉक साइकिल के बारे में बताया था, कैसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। पहले फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर रिसाइकलिंग हो जाती है रॉक्स की, राइट। इसमें 3 तरह के रॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, राइट। यही रॉक साइकिल होती है।
रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रॉक्स जब वॉल्केनो से निकलते हैं तो पहले इग्नियस रॉक्स बनते हैं, उनका सॉलिडिफिकेशन होता है, राइट। मैग्मा जब कूल होता है तो इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, राइट। सबसे पहले रॉक्स जो बनते हैं वो इग्नियस रॉक्स ही होते हैं सॉलिडिफिकेशन के थ्रू। इसका एग्जांपल होता है आपका बसाल्ट, ग्रेनाइट, राइट। ये सब जो है इग्नियस रॉक्स हैं। उसके बाद होता है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब जब इस इग्नियस रॉक्स पर प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा तो इनका कंपैक्शन होता है। क्या होता है? कंपैक्शन होता है, इनका सीमेंटेशन होता है, इनके पार्टिकल्स बाइंड कर जाते हैं आपस में और इस वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। उसके बाद बनते हैं मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो हीट बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो केमिकली एक्टिव जो फ्लूइड्स होते हैं रॉक के वो एक्टिव हो जाते हैं और रॉक को एक नए फॉर्म में बदल देते हैं जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइम स्टोन हीट और प्रेशर की वजह से बन जाता है मार्बल, राइट। वैसे ही शेल हीट और प्रेशर की वजह से बन जाता है स्लेट, राइट। इस तरीके से आपको जीसी लियोंग बुक में और भी सारे मिलेंगे कैसे कन्वर्ट होते हैं रॉक्स, उसको देख लेना एक बार, राइट। सॉलिडिफिकेशन, लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, ये 3 स्टेजेस है रॉक साइकिल की, याद रखना इसको, ओके। मैंने आपको रॉक्स की केमिकल वेदरिंग के बारे में बताया था, जिसका मतलब ये रॉक्स केमिकली चेंज होते हैं, ठीक है। मिनरल कंपोजिशन उसके चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शंस। मेन टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग क्या होती है? पहला तो एसिड एक्शंस, रॉक के ऊपर एसिड एक्ट करते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपको रेन वाटर से मिलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आपको एसिड रेन से मिलते हैं। ये सब कहीं ना कहीं मिनरल्स को डिजॉल्व कर देते हैं, राइट। जैसे कि लाइम स्टोन डिजॉल्व हो जाता है, राइट, केव्स के अंदर, इसीलिए हमें केव्स में कार्स्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, राइट। कार्स्ट टोपोग्राफी इसीलिए लाइमस्टोन का डिजॉल्व होती है एसिड एक्शन की वजह से। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में जो मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं उनके बीच में रिएक्शन होता है और फिर कुछ नए मिनरल्स फॉर्म होते हैं जैसे कि क्ले, ठीक है। मतलब वाटर की वजह से मिनरल ही चेंज हो गया, ठीक है। फेल्ड्सवर जो है, फेल्ड्सवर था वो क्ले बन गया, किसकी वजह से? वाटर की वजह से, याद रखना। मिनरल्स और वाटर के बीच में रिएक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। एसिड में एसिड से रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रो में वाटर से रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। इसकी वजह से रस्ट फॉर्म हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, राइट। लेटराइट सॉयल, रेड रॉक्स, ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन ही होता है। अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, चाहे वो पीपल हो या एनिमल हो, एक एरिया कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, वो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एक एरिया में कितने लोग सेफली रह सकते हैं बिना नेचर को हार्म किए। इसका रियल एग्जांपल अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट अब कैरिंग कैपेसिटी को यूज़ करेगी ताकि हिमालयन रीजन में टूरिज्म वगैरह को मैनेज किया जा सके, राइट। मैंने आपको कुछ ऑर्निथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था जो कि बर्ड्स को लेके कुछ डिटेल देते रहते हैं, अभी न्यूज़ में थे, जैसे कि अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिकल यूनियन, राइट, जो कि नॉर्थ अमेरिका का है। इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल यूनियन जो कि ग्लोबल कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है बर्ड्स के बारे में रिसर्च करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमिटी, ये कहीं ना कहीं IOC वर्ल्ड बर्ड लिस्ट बनाती है। तो तीनों याद रखना, राइट। इन तीनों में से कौन है जो बर्ड लिस्ट बनाती है? वो IOC है, IOU या AOU नहीं, ओके। मैंने आपको WTO के कुछ ट्रेड प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि आपको सभी कंट्रीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, किसी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं देना है, राइट। वैसे ही मैंने रूल्स ऑफ ओरिजिन बताया था कि आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है, एक्चुअली किस कंट्री से आया है, राइट। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन ये होता है, ओके, कि भाई प्रोडक्ट आया पता करो पहले ये थाईलैंड का प्रोडक्ट है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, राइट। सिर्फ जो जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, जेन्युइन ओरिजिन प्रोडक्ट, उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। तो ओरिजिनल सोर्स चेक किया जाता है रूल ऑफ ओरिजिन के तहत। वैसे ही सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, मतलब कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका आपके ट्रीट की वजह से हेल्थ ना ख़राब हो जाए, इसलिए कुछ कंट्रीज़ हैं जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स को अपनाती हैं। यानी कि इंडिया ने मान लो कुछ फ्रूट्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया जिसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड डाला जाएगा, उन फ्रूट्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया, राइट। या फिर यूरोपियन यूनियन ने कुछ मीट को बैन कर दिया कि यहाँ पे भाई इन मीट से डिजीज़ कॉज हो सकता है। तो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स ये होते हैं। आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल का मतलब समझ आ गया होगा। बाकी ये कुछ ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क हैं, इनकी ईयर याद रख लेना, राइट। नाम और ईयर ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। साइबर सिक्योरिटी के डेफिनेशन मैंने कुछ बताई थी। रूट किट क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपके सिस्टम के अंदर छुपा रहता है और हैकर्स को सीक्रेट कंट्रोल दे देता है आपके सिस्टम का। वैसे ही मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, राइट। इसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को अटैक कर देते हैं, इस वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है या फिर पूरी तरह से क्रैश कर जाती है। थाउजेंड्स ऑफ फेक यूज़र्स आके एक ही वेबसाइट पे अटैक कर देते हैं और वेबसाइट पे ट्रैफिक जैम क्रिएट कर देते हैं। इसको बोलते हैं DDoS। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग में आपको फेक मैसेज आ जाते हैं, ईमेल आते हैं, इस पर क्लिक करिए ताकि आपका पर्सनल इन्फो सारा चोरी हो जाए, राइट। जैसे मैसेज आता है ना, आपका बैंक अकाउंट में इतने रुपए आ गए, क्लिक करो जल्दी। स्मिशिंग क्या होती है? स्मिशिंग फिशिंग का ही एक वेरिएंट है, बट ये मेल की जगह SMS से आता है, टेक्स्ट मैसेजेस से आता है कि आपकी 10,000 की लॉटरी लग गई है, फटाफट क्लिक करो और 10,000 रुपये ले जाओ। तो ये SMS फ्रॉड होता है स्मिशिंग। फिशिंग मेल पे फ्रॉड होता है, राइट।
अल्कोहल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अल्कोहल रेगुलेशन बिकॉज ऑफ दिल्ली लिकर स्कैम। तो आपको हूच बूट लेगिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या है पता होना चाहिए। अल्कोहल का लीगल फ्रेमवर्क है बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949, जो कि अभी भी गुजरात में एक्टिव है। वहाँ पे अनलाइसेंस ट्रेड अल्कोहल का अलाउड नहीं है। हूच क्या होता है? इलीगली लिक्विड को स्मगल करना, राइट। ऑफन लो क्वालिटी डेंजरस अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये लोग। बूट लेगिंग मतलब इलीगल तरीके से अल्कोहल को प्रोड्यूस करना, उसका सेल करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बूट लेगिंग बोलते हैं। तो हूच क्या है, बूट लेगिंग क्या है? अल्कोहल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, याद रखें। मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड कहाँ से होता था। गोल्ड जो है कोलार कर्नाटका से ट्रेड होता था, राइट। टिन अफगानिस्तान से आता था, स्लाइट महाराष्ट्र से आता था, कॉपर खेतरी राजस्थान से आता था, लैपिस लजूली जो है बदख्शान अफगानिस्तान से आता था, सिल्वर भी अफगानिस्तान से आता था, राइट। जेड जो है ईरान से आता था, एमेथिस्ट जो है सौराष्ट्र वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र से ही आता था। तो महाराष्ट्र से देखो स्टेटाइट एमेथिस्ट ये सब महाराष्ट्र से आ रहा है, कॉपर खेतरी राजस्थान से आ रहा है, गोल्ड कोलर कर्नाटक से, राइट। टिन अफगानिस्तान, लैपिस लजूली बदख्शान अफगानिस्तान, सिल्वर भी अफगानिस्तान से आ रहा है, ओके। जेड जो है ईरान से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में, कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैंने आपको चालुक्यास के बारे में बताया था। चालुक्यास डेक्कन में एमर्ज हुए थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वकाताकास। चालुक्यास के फाउंडर पुलकेशिन वन थे, कैपिटल इनकी वातापी हुआ करती थी। इसमें अर्ली एक्सपेंशन तो कीर्तिवर्मन वन ने किया था, जिन्होंने गोवा वगैरह को कनकर कर लिया था। उसके बाद जो प्रोफाइल जनित पे पहुंची है चालुक्यास की, वो पुलकेशिन टू के टाइम पे पहुंची है, क्योंकि ये जो ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ बादामी चालुक्यास, राइट। इन्होंने किसको हराया था? मैंने बताया था आपको, हर्षवर्धन को हराया था, राइट। चालुक्यास और बादामी ने ही वेसारा स्टाइल की शुरुआत की थी टेम्पल आर्किटेक्चर में, मतलब नगारा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को मिक्स कर दिया था। ऐहोल इंस्क्रिप्शन, पत्तदक्कल, रॉयल मॉन्यूमेंट्स, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं चालुक्य डायनेस्टी से, राइट। विरूपक्ष टेम्पल किसने बनवाया है? क्वीन लोक महादेवी ने, जो कि विक्रमादित्य सेकंड की वाइफ हुआ करती थी। त्रिलोकेश्वर टेम्पल बनाया है क्वीन त्रिलोक महादेवी ने, ओके। ऐहोल में 150 टेम्पल बनाए गए, जैसे लतखान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, मेगुती जैन टेम्पल, उच्चिमोलीगुडी टेम्पल, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। बाकी ऐहोल इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति ने लिखा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, बादामी चालुक्य के अलावा और भी चालुक्य थे, चालुक्य ऑफ वेंगी और चालुक्य ऑफ कल्याणी। तो बादामी चालुक्य का डिक्लाइन हुआ, लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन 2 थे, ठीक है। इनको दंतेदुर्ग राजपूता रूलर ने हरा दिया था। बट चालुक्य ऑफ वेंगी के फाउंडर कौन थे? विष्णुवर्धन, ही वॉज द ब्रदर ऑफ पुलकेशिन 2, राइट। चालुक्य ऑफ कल्याणी के फाउंडर कौन थे? तैलप 2, याद रखना इन दोनों के फाउंडर का नाम, राइट। मैंने आपको मून के बारे में बताया था कि रोटेशन लॉक की वजह से मून जो है सिर्फ 59% मून का सरफेस ही हमें हमेशा दिखता है, उस तरफ कभी नहीं दिखता। मून का जो फार साइड है 41% हमें कभी नहीं दिखता, सिर्फ 59% दिखता है, बिकॉज हमारा अर्थ के साथ रोटेशन लॉक है मून का, राइट। यहाँ पे फार साइड में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी है। अपोलो 11 इस तरफ ही लैंड हुआ था जाके। मून के कुछ मेजर क्रेटर के नाम बताए थे, बेली क्रेटर, राइट, और एरिस्ट्रोकस के ब्राइटेस्ट क्रेटर है मून का। इसके अलावा मैंने आपको मून में कुछ मेजर बेसिन और सीज हैं ये बताए थे, ओरियन ट्रेल, इम्ब्रियम बेसिन्स, राइट। ये सब मून के बेसिन्स हैं। मून के अंदर लार्जेस्ट सी कौन सा है, कोई पूछेगा तो बोलना ओशियानस प्रोकेलरम, राइट। हाईएस्ट पीक क्या है मून की? लीब्निस डोएरफेल माउंटेन, ये हाईएस्ट पीक है मून की, राइट। तो विजिबल पोर्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं। फार साइड में आपको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी देखने को मिलेगी। कैसे ही देखने को मिलेगी? विजिबल तो खाली यही है, राइट। मून अर्थ के सबसे पास होता है तो पेरिजी बोलते हैं, सबसे दूर जाता है तो उसको अपोजी बोलते हैं। पेरिजी की डिस्टेंस लिखी हुई है, अपोजी की इतनी है, राइट। मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। मून टाइडल लॉकिंग करता है, रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है 27 डेज में, मतलब सेम। इसी वजह से सेम साइड अर्थ की तरफ हमेशा फेस होता है, क्योंकि मून का जो है टाइडल लॉकिंग होती है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन पीरियड मून का बिल्कुल सेम है, ओके। मून एक फॉसिल प्लैनेट है, याद रखना, जियोलॉजिकली इनएक्टिव है मून। इसका मून जो है जियोलॉजिकली इनएक्टिव है, इसलिए इसको फॉसिल प्लैनेट बोलते हैं, ओके। बिल्कुल अर्थ के जितना ही पुराना है। इसका मास 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg है, यानी कि 1.23% ऑफ द अर्थ इसका मास है मून का टोटल। एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं, दिन में 100 डिग्री सेल्सियस है तो रात में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जैसे आप ऊपर जाओगे ना, पहले 29 किलोमीटर में ही 97% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास एग्जिस्ट करता है, राइट। मतलब स्टार्टिंग के 29 किलोमीटर में ही आपके 97% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास होता है, ओके। एटमॉस्फेयर का फंक्शन होता है सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस और उसको फिल्टर कर दे, इसेंशियल गैसेस को सप्लाई करे ताकि हमारी ह्यूमन लाइफ सस्टेन हो सके, बायोस्फीयर जिंदा रह सके, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर का। एयर जो है जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर थिनर होती जाएगी और लेस डेंस होती जाएगी, ओके, इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन आर्गन, उसके बाद CO2, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ये सब आएंगे, राइट। कुछ वेरिएबल गैसेस भी होती हैं जिनको वेरी करती रहती हैं। ओजोन जो है वो
ट्रेस वेरिएबल के तौर पे प्रेजेंट है। वाटर वेपर 0 से 4% के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ओजोन और वाटर वेपर जो है वेरिएबल गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की, बाकी ये सारी तो फिक्स है, राइट। सबसे पहले नाइट्रोजन है ना 78%, फिर 20% ऑक्सीजन है, देन आर्गन है 0.93%, बाकी सारी इससे कम है। CO2 बहुत कम है 0.04%, फिर नियॉन, फिर हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, राइट। तो याद रखना इस चीज़ को। मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, इनके बारे में पढ़ लेना। नाबार्ड, FCI, नाफेड, अपीडा। नाबार्ड 1982 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। FCI 1965 में बनाया गया था। नाफेड एक नेशनल एपेक्स कोऑपरेटिव है। अपीडा 1986 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, राइट। इन सबको टाइमलाइन में अरेंज करने को आ सकता है, तो इन सबकी टाइमलाइन याद रखना, ओके। ये वही BBNJ एग्रीमेंट है जिसके बारे में मैंने बात की। इट्स नोन एज हाई सीज ट्रीटी एज वेल, राइट। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन जो है वो कहीं ना कहीं हाई सीज़ के अंदर ही आते हैं, ओके। तो मोरक्को में एक इवेंट हुआ जिसमें कहीं ना कहीं मोरक्को जो है वो 60th कंट्री बन गई टू रेटिफाई द हाई सीज ट्रीटी यानी BBNJ एग्रीमेंट। BBNJ एग्रीमेंट का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। मैंने बताया ना 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड चीज़ें बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन हो जाती है, तो उस एरिया के लिए ही ये BBNJ एग्रीमेंट किया गया है। 2023 में अडॉप्ट किया गया था, राइट। और कहीं ना कहीं इंडिया इसको साइन कर चुका है 2024 में, ओके। US, चाइना, रशिया, जापान इन लोगों ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। कहीं ना कहीं ओवर फिशिंग करना, डीप सी माइनिंग करना, बेनिफिट शेयरिंग करना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हाई सीज में जब होंगी तो ये BBNJ एग्रीमेंट के तहत होंगी, ओके। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी की कलर कोडिंग बताई थी, राइट, जिसमें आप लोगों को समझ आ गया था, बहुत सी चीज़ें मैंने समझाई थी और समझ आ गया था कि फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद फूड एंड न्यूट्रिशन को येलो कलर क्यों दिया गया, आपको समझ आ गया था, आपने कमेंट में बताया था मुझे, राइट। ग्रे जो है एनवायरमेंटल बायोटेक के लिए है, ठीक है। और ब्राउन जो है डेजर्ट के लिए है। वायलेट लॉ एंड एथिक्स के लिए है। रेड मेडिसिन के लिए है। ग्रीन एग्रीकल्चर के लिए है। ब्लू मरीन बायोटेक के लिए है, राइट। गोल्ड कलर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है और वाइट कलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए है। इनके ट्रिक्स के लिए उस लेक्चर को देखो जिसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है। मैंने आपको की बायोलॉजिकल डिस्कवरीज की टाइमलाइन बनाई थी। सबसे पहले प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जिक्र हुआ था, उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज हुई थी और सबसे लास्ट में हमने डॉली द शीप की क्लोनिंग करी थी, ओके। हेमिस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख के बारे में बताया था मैंने आपको, एनुअली सेलिब्रेट होता है और किसके लिए? गुरु पद्म संभव के लिए। इसको गुरु रिनपोचे भी बोलते हैं लद्दाख में। ही इज़ द तांत्रिक बुद्धिज्म गुरु और इनके लिए हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे लोग कलरफुल मास्क पहन के डांस करते हैं जिसको छम डांस बोलते हैं, छम छम करके डांस करते हैं, राइट। तांत्रिक बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हेमिस फेस्टिवल में, लद्दाख में है, याद रखना। मैंने आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, दोनों ही दिल्ली में ही है, राइट। एक को इनॉग्रेट किया था 2022 में ट्राइबल रिसर्च वाले को, और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स तो बहुत पुराना 1985 का ही है, राइट। इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स हैं। कला निधि लाइब्रेरी है, काला शोका रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के लिए है, जनपद संपदा लाइफस्टाइल स्टडी के लिए और कला दर्शना एग्जीबिशंस के लिए है, राइट। और ये जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है ये ट्राइबल्स के बारे में रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपको ये सारी फिलोसफीज बताई थी, अद्वैत वेदांता, विशिष्ट अद्वैत क्या होता है, राइट। और ये सारी जितनी भी फिलोसफी इस तरह की हैं मैंने सारी बताई थी, याद करवाई थी वे ट्रिक्स। एक बार उस लेक्चर को देख लेना, इसमें सिर्फ अद्वैत और द्वैत को नहीं, मैंने सभी तरह की फिलोसफीज को डिस्कस किया है। डिस्टर्ब तो क्या ही करूँगा, राइट। विशिष्ट अद्वैत क्या होता है, फिर द्वैत अद्वैत क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। यहाँ पे रिवीजन में बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको डिटेल में समझ लेना एक बार, क्योंकि समझना भी ज़रूरी है इन फिलोसफीज़ को, राइट। तो एक बार लेक्चर पे जाना, डे 3 या डे 4 में है, इसको समझ लेना अच्छे से, ओके। पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था 1954 में, ताकि बायलैटरल रिलेशंस को डील करने के लिए इंडिया यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। ऐसा बोला गया था कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, राइट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सब पंचशील प्रिंसिपल्स की बात थी, राइट। याद रखना पंचशील प्रिंसिपल्स मैंने बताया था, कहीं भी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जिक्र नहीं हुआ था कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे, या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जिक्र पंचशील प्रिंसिपल में नहीं हुआ था। UPSC चालाकी से डाल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी कि गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबसे पहला ऐसा बन गया जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को इशू किया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और मैंने आपको बताया था ग्रीन बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, कैसे ग्रीन बॉन्ड्स को म्यूनिसिपैलिटीज़ इशू करती हैं ताकि अपने एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें। जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू होते हैं नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए, नालियों के लिए, हाईवेज़ के लिए, राइट। हाईवेज़ तो क्या है, जो लोकल वर्क होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, उनके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू होते हैं। बट ग्रीन बॉन्ड क्लाइमेट फ्रेंडली बॉन्ड होते हैं, सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था, मैंने आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल बताया था, दोनों में डिफरेंस याद है या भूल गए हो? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में है तो वो या तो तैरता क्यों है या फिर डूब क्यों जाता है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड उसको अपवर्ड पुश करेगा, राइट। वो जो अपवर्ड पुश करता है लिक्विड उसको बोलते हैं बायंट फोर्स, राइट। अब ये अपवर्ड पुश
कितना पुश करेगा लिक्विड, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। आपने लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डाला, उसका जितना वेट होगा उसी वेट के आधार पे लिक्विड फोर्स लगा के पुश करेगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, राइट। तो शिप फ्लोट क्यों कर जाती है? शिप फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि शिप जो है जब पानी में जाती है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करती है, राइट। तो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है नीचे से पुश करेगा शिप को, राइट। तो इसीलिए शिप फ्लोट करती रहती है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का क्या मैटर है भाई। आप सी में जो है इजीली फ्लोट कर सकते हो, मतलब समुद्र में सॉल्ट वाटर है, आप वहाँ पे फ्लोट कर सकते हो, लेकिन अगर फ्रेश वाटर में जाओगे आप डूब जाओगे। सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो इस वजह से ग्रेटर बॉयंट फोर्स लगाता है। सॉल्ट वाटर डेंस होता है इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा मारता है, राइट। फ्रेश वाटर उतना डेंस नहीं होता है इसलिए उसमें बॉयंसी कम होती है, ओके। अच्छा, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की जो स्पीड है, राइट, और जो प्रेशर है उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। मतलब अगर कोई फ्लूइड है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, अगर कोई फ्लूइड बहुत स्लो मूव कर रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यही बताता है हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है परफ्यूम स्प्रे। मैंने बताया था आपको कि परफ्यूम स्प्रे में क्या होता है, क्विकली एयर मूव करती है नीचे की तरफ, ट्यूब में आप दबाते हो, क्विकली एयर मूव कर रही, बहुत तेज़ी से मूव करी तो प्रेशर क्या हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया, क्योंकि तेज़ी से मूव किया तो प्रेशर कम हो गया लिक्विड का, और लिक्विड परफ्यूम पूरी तरह से प्रेशर कम होते ही राइज करके स्प्रे हो जाता है, राइट। इसको बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। बाकी एरोप्लेन के विंग्स में भी काम आता है, मैंने समझाया था आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। एरोप्लेन को उड़ाने में भी बहुत काम आता है। बाकी ये सारी रिट्स तो ईजी हैं। हैबेस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सर्च्यूरी क्या है, ठीक है, क्यू वारंटो क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इजी, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं। हैबेस कॉर्पस मतलब जो भी जिसको भी अरेस्ट किया उसकी बॉडी प्रेजेंट करो। मैंडेमस मतलब वी कमांड, हम कमांड करते हैं कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उसको परफॉर्म करिए। प्रोहिबिशन मतलब कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को मना करता है कि आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आप इस केस की सुनवाई मत करो, इसको टू फॉरवर्ड। सर्टिलरी मतलब हायर कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट से केस अपने को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, राइट। बोलते हैं लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है तो अपने आप को ट्रांसफ़र कर दिया सर्टिलरी के तहत, राइट। क्यों वारंटो में बोला जाता है आप किस अथॉरिटी से ऑफिस में बैठे हो, आपके पास क्या वारंट है इस ऑफिस में बैठने का, तो राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, क्यों वारंटो। ये सारी रिट्स हैं अंडर आर्टिकल 32 बाई सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 बाई हाई कोर्ट्स इशू की जाती हैं। बाकी मैंने आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस बताया था, पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच। पोर्टुगीज़ मैंने आपको बताया था कि पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टोबैको एंड कैश्यू नट्स इन इंडिया। इसमें वास्को डे गामा 1498 में आए थे, ठीक है, और ये कलिकट में आए थे। किंग जमोरी ने इनका स्वागत करा था, ही वॉज द हिंदू रूलर ऑफ कलिकट। फ्रांसिसो दे अल्मीडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, राइट, कार्टेज सिस्टम इंडिया में। ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अल्फोंसो डे अल्बर्कर्क, जिसके नाम पे अल्फोंसो मैंगोस फेमस है, वो द सेकंड पोर्टुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने सती को अबॉलिश किया था और गोवा को कैप्चर किया था। नीनो द कूना एक ऐसे थे जिन्होंने कोचिन से कैपिटल मूव कर दी थी गोवा की तरफ, राइट। गोवा को कैपिटल बना दिया था नीनो द कूना ने। बहादुर शाह ने, जो गुजरात के रूलर थे, उन्होंने दीयू को सरेंडर कर दिया था पोर्टुगीज़ को, राइट, याद रखना इसको। मैंने आपको पुष्यभूति डायनेस्टी बताई थी जिसके राजा फेमस राजा थे हर्षवर्धन, राइट। इनके भाई भी थे, राज्यवर्धन सबसे बड़े थे, राजश्री क्या थी, इनकी छोटी बहन थी, ओके। मतलब प्रभाकर वर्धन के तीनों बच्चे थे, ठीक है। प्रभाकर वर्धन सबसे फाउंडर तो पुष्यभूति थे, पुष्यभूति के बेटे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। एक तो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, और उनकी बहन थी राजश्री। राजश्री की शादी हुई थी ग्रहवर्मन से, ही वॉज द रूलर ऑफ मौखारी डायनेस्टी। बट क्या हुआ था कि ग्रहवर्मन को किल कर दिया था देवगुप्त, जो कि रूलर ऑफ मालवा था, और शशांक जो कि रूलर ऑफ गौड़ था। तो फिर राज्यवर्धन की भी मौत हो गई, और इसकी जो राजश्री के हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, इनको भी मार डाला शशांक वगैरह मिल करके। तो हर्षवर्धन ने फिर बाद में गौड़ किंग शशांक को मार के उससे बदला लिया था। फिर हर्षवर्धन राजा बने थे और कन्नौज को कैपिटल बनाया था, ध्रुव सेन को डिफीट किया था, राइट। और ध्रुव सेन कौन था, मैत्रक डायनेस्टी के राजा थे, ओके। और इनके टाइम पे ह्यून-सांग आए थे, ओके, ये भी याद रखना। सीयूकी लिखी थी ह्यून-सांग ने। हर्षवर्धन वॉज ए शैवाइट एंड पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट रिलीजन एज वेल। और यहाँ पे इन्होंने 3 बुक लिखी थी हर्षवर्धन ने, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, मैंने तीनों आपको बताया था। मौखारी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा का नाम था ईशान वर्मन, ओके, याद रखना इस चीज़ को। हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, जिन्होंने लिखा था हर्षचरित, उन्होंने कादम्बरी भी लिखा था, ओके। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन II ने, चालुक्यन किंग, जिनको मैंने बार बार बताया है आपको, इस लेक्चर में तीसरी बार बता रहा हूँ, राइट। मैंने आपको कुछ और लोकेशंस बताई थी। तूती आइलैंड किस लिए न्यूज़ में था, राइट। तूती आइलैंड ब्लू और वाइट नाइल के कन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है टूटी आइलैंड, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गाजा स्ट्रिप के बारे में, राइट। इसके अलावा मैंने आपको सैंडी के रीफ बताया था। कहाँ पे है ये, चाइना और फिलीपींस के बीच में सैंडी के रीफ है, बहुत ही टेंस्ड एरिया है, यहाँ पे थीटू आइलैंड भी है।
तोरखम क्रॉसिंग बताई थी मैंने दूरान लाइन के पास, ओके। ये सारी लोकेशंस न्यूज़ में थी तो पता होनी चाहिए। तोरखम क्रॉसिंग कहाँ है, सैंडी के रीफ, ओके। गाज़ा स्ट्रिप के बारे में पढ़ लेना और तूती आइलैंड के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है। एक बार इनको सबको गूगल करके देखो कहाँ है और क्यों न्यूज़ में थे, खुद भी थोड़ा काम करो, ओके। बाकी मैंने आपको नगारा और द्रविड़ स्टाइल के बीच का डिफरेंस बताया था, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। नगारा में शिखर होते हैं, राइट। द्रविड़ में नहीं होते शिखर उतने बड़े बड़े, यहाँ पे विमान होते हैं, ओके। नगारा टेम्पल में गोपुरम प्रेजेंट नहीं होता मेन एंट्रेंस, द्रविड़ स्टाइल में गोपुरम प्रेजेंट होता है। ये साउथ के टेम्पल्स होते हैं या नॉर्थ के होते हैं। यहाँ पे जो मंडप होता है, जो पिलर्ड हॉल होता है, उसको सैंक्टम से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे भी मंडप को सैंक्टम से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे नंदी को प्लेस किया जाता है इनसाइड द टेम्पल, लेकिन यहाँ पे नंदी को प्लेस किया जाता है आउटसाइड द टेम्पल, चीफ डिटी से बहुत दूर, ठीक है। और वाटर टैंक नगारा टेम्पल में उतने ज़्यादा नहीं होते, बट जो साउथ के टेम्पल होते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर के, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स होते हैं, राइट। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं नगारा और द्रविड़ के, इसको देख लें। मैंने आपको वाकाटक डायनेस्टी के बारे में बताया था। फाउंडर विंध्य शक्ति थे, फ्यूडेटरीज थे सतवाहनास के, राइट। और ये लोग गुप्तास की कंटेम्प्रेरीज हुआ करते थे और ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करते थे, राइट। पुरानास में वकाताका उसको बोला गया है विंध्यकास, राइट। और रॉक कट बुद्धिस्ट विहारास और चैत्यास और अजंता केव्स वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनज ऑफ वकाताका किंग हरिसेन। हरिसेन के अंदर में ही अजंता केव्स वगैरह के अंदर जो विहार और चैत्य बनाए गए हैं वो वकातक राजा हरिसेन के अंडर में ही बनाए गए हैं, याद रखना इसको। मैंने आपको एंशिएंट टाइम के कुछ टैक्सेस बताए थे, भाग, भोग, बलि, उपराका, विष्टि, हलिवर्का, उदक भाग, हिरण्य, राइट। ये सब चीज़ें। उड़क भाग क्या है, टैक्स ऑन वाटर। हिरण्य क्या है, टैक्स फॉर स्पेशल पर्पस। हलिवरिका टू बी पेड बाय द वन हु ओन्ड अ प्लो, जिसके पास प्लो है, हल है, उसको हलिवर्का देना पड़ेगा। विष्टि फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, राइट। उपारिकरा एक्स्ट्रा टैक्स। बलि ऑपरेसिव टैक्स। भोग यानी कि अगर आप भोग सप्लाई कर रहे हो, फ्रूट, फ्लावर, राजा को भोग लगा रहे हो तो भोग टैक्स दो। भागा 1/6 भाग, 1/6 भाग आपको एज अ टैक्स देना है, राइट। कल्टिवेटर्स पे करते थे इस टैक्स। बाकी मैंने मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस ऑफ आरबीआई बता दिए थे कि अगर इन्फ्लेशन आएगा तो आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बेस रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको इंक्रीज करेगा। डिफ्लेशन के टाइम पे सबको डिक्रीज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, इसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। आरबीआई अगर सभी रेट्स को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन आरबीआई अगर सभी रेट्स को डिक्रीज करता है तो फिर इसका मतलब है एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, डोविश मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो इंक्रीज करोगे मनी सप्लाई तो एक्सपेंशनरी है, डिक्रीज करोगे मनी सप्लाई तो कॉन्ट्रैक्शनरी है। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए रेट्स को, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रेट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये टेबल से सब कुछ बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। कोई कन्फ्यूजन मत रखना। मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बताए थे, इसको स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आउटराइट परचेस और दूसरा रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई कैसे करेगा, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा या बेचेगा, सिंपल सी बात है, राइट। और 2 तरीके के होते हैं। आउटराइट परचेस का मतलब क्या है, आरबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को खरीद लेता है, राइट। चाहे वो बैंक्स खरीदे या मार्केट्स खरीदे, आरबीआई ने डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद लिया। अब आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स को पैसे देगा बदले में। बैंक्स के पास ज़्यादा मनी हो गई, अब आरबीआई ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हो गए तो बैंक्स अब उस पैसे को मार्केट में लेंड करेंगे, राइट, कि देंगे लोगों को, ठीक है, लोन के तौर पे। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए आउटराइट परचेस करता है आरबीआई, व्हेन आरबीआई वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। दूसरा होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, जिसको हम रेपो बोलते हैं। रेपो मतलब बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, राइट। बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आरबीआई को देते हैं और बदले अपने एज अ गिरवी रखते हैं उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, और उसके बदले में आरबीआई से पैसा लेते हैं। बैंक्स बाद में उस सिक्योरिटी को रीपर्चेज कर लेंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं, तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, राइट। तो बैंक्स कब करते हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस, जब उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, फंड्स नहीं होते तब फिर, राइट। ये चीज़ याद रखना। तो आपको रेपो में क्या होता है, बैंक्स आरबीआई से पैसे ले रहे हैं, और आउटराइट परचेज में आरबीआई सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बैंक वगैरह को, राइट। याद रखना इस चीज़ को, बैंक वगैरह से सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। अच्छा, अगर आरबीआई ही बैंक्स को बोले कि अपना जो एक्स्ट्रा फंड्स है हमारे पास डिपॉजिट करवा दो, उसके बदले हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे लो, तो इसको बोलता है रिवर्स रेपो। यह भी याद रखना, रेपो रिवर्स रेपो दोनों में डिफरेंस याद रखना। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है भाई, याद है कि भूल गया। डॉपलर इफेक्ट मैं बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, राइट। जब भी आपकी कोई वेव है, राइट, कोई वेव है, तो जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, राइट, जब एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करते हैं सोर्स और ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सपोज कोई सोर्स है, राइट, उस फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, और जो लिसनर है मैं हूँ मान लो, राइट, या आप हो। हम लोग अगर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो क्या होगा, साउंड ज़्यादा आएगा, हाई होगा,
राइट, हाई पिच होगी। अगर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो साउंड कम हो जाएगा, लो पिच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। सपोज आप कहीं पे खड़े हो, अचानक से आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। एम्बुलेंस जैसे जैसे आपके पास आती है वो सायरन तेज़ होता रहता है, लाउड होता रहता है, हाई पिच होती रहती है। जैसे ही आपसे दूर जाती है उसकी पिच लोअर हो जाती है, साउंड कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। याद रखना इस चीज़ को। डॉपलर इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, रडार में, रडार स्पीड गन्स में, मेडिकल में जो अल्ट्रासाउंड करते हो, राइट, एस्ट्रोनॉमी में आपको स्टार्स का मूवमेंट, गैलेक्सी का मूवमेंट पता लगाने में डॉपलर इफेक्ट बहुत काम आता है। वेदर रडार्स के लिए भी डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है, तो यूसेज पता होने चाहिए, राइट। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर में बताया था कि आपको बताता है कि कितनी फास्टली कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज मास नंबर। सिंपल भाषा में याद रखना। मैंने ये भी बताया था कि अगर मास नंबर 1 से कम है तो मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड सबसोनिक है, राइट। ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड से, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सबसोनिक है, यानी साउंड से एक स्लो स्पीड पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर 1 से कम मास नंबर, जैसे कार हो गया, कमर्शियल एरोप्लेन हो गई, ये सब सबसोनिक स्पीड पे मूव करते हैं। सुपरसोनिक यानी 1 to 5 मास नंबर, राइट। ये 1 to 5 मास नंबर पे सुपरसोनिक हो जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा सुपरसोनिक यानी कि जैसे फाइटर जेट्स हो गए, कुछ मिसाइल्स हो गई, ब्रह्मोस वगैरह सुपरसोनिक स्पीड पे होती हैं। हाइपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, 5 से भी ज़्यादा मास नंबर इनका होता है। जैसे एडवांस मिसाइल हो गई, राइट। कुछ स्पेस व्हीकल्स जब अर्थ में वापस आते हैं, री एंटर करते हैं, तो हाइपरसोनिक स्पीड से आना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांससोनिक क्या होता है? 1 के बराबर, 1 के आसपास उसकी स्पीड होती है, राइट। मास नंबर 1 के आसपास होता है। एयरक्राफ्ट वगैरह ट्रांससोनिक स्पीड पे जनरली चलते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्या मतलब है? मतलब जो साउंड वेव्स हैं वो बाउंस बैक करती हैं जब सरफेस को हिट करती हैं, तो उसी में इको प्रोड्यूस होता है। अगर बार बार सेम साउंड को सुनते हो उसको इको बोलते हैं, राइट। अगर आप माउंटेन पे खड़े होकर चिल्लाओगे तो शाउटिंग करोगे तो बार बार इको प्रोड्यूस होगा, राइट। क्यों? क्योंकि सरफेस से बाउंस होकर आवाज़ वापस आती है, ओके। अगर आपको क्लियर इको चाहिए तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जिससे आपका साउंड जाके टकराएगा वो 17 मीटर दूर होना चाहिए कम से कम, ओके। रिवर्बेशन क्या होता है? रिवर्बेशन का मतलब होता है कि जो साउंड है वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करता है, ठीक है। मतलब सोर्स से साउंड आना बंद हो गया है, सोर्स से साउंड नहीं आ रहा है, फिर भी आपका साउंड थोड़ी देर तक कंटिन्यू कर रहा है, राइट। क्योंकि साउंड वॉल से, सीलिंग से, ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है। ऐसा लार्ज हॉल में या ऑडिटोरियम वगैरह में होता है। आपने एक बार बोल दिया क्रैक सीरीज, क्रैक सीरीज, क्रैक सीरीज, तो बार बार बोलता रहेगा क्रैक सीरीज, क्रैक सीरीज, जबकि आपने एक ही बार बोला है, राइट। डिफ्रैक्शन में तो साउंड वेव्स पूरी बेंड ही हो जाती हैं। जैसे नया ऑब्स्टिकल मिला, साउंड वेव्स बेंड हो गई। स्मॉल ओपनिंग्स, दरवाजे के अंदर से आवाज़ आ जाती है, बाहर से गाड़ियों की, जैसे भी मेरे लेक्चर पीछे से आ रही होगी, राइट। तो ये सब क्या है? डिफ्रैक्शन के थ्रू साउंड वेव्स अंदर आती हैं। LLM आर्टलेट क्या है? मैंने बताया था न्यूज़ में है। LLM एक लाइट वेट अडेप्टेड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है जिसकी डील हुई है ब्रिटिशर्स से, राइट। इंडिया वाले लेंगे इसको। ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस सभी तरीके से एंगेज कर सकती है ये मिसाइल। LLM आर्टलेट एक मिसाइल है, याद रखना, ओके। इसकी मार्च क्या है, स्पीड क्या है? 1.5। बाकी ये कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, एमिशन ट्रेडिंग क्या होती है, ये सब तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। आप डे 1 लेक्चर देखना तो अच्छे से समझ आएगा आपको। यहाँ पे जल्दबाजी में समझाना पॉसिबल नहीं, बहुत आराम से समझना इसको। लेक्चर 1 डे 2 का देखना आप, राइट। एमिशन ट्रेडिंग डे 1 तो ओरिएंटेशन सेशन था, तो डे 2 में आपको दिखेगा एमिशन ट्रेडिंग क्या है, ऑफसेट ट्रेडिंग क्या होती है, कार्बन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, इसको समझ लो। क्योंकि यूपीएससी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है। इस चीज़ को उस लेक्चर में जाके 5-10 मिनट में समझ लेना और हो जाएगा काम। बस अब ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं। मैंने आपको अमेंडमेंट बताए थे, अमेंडमेंट कितने तरीके के होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स से होते हैं, राइट। 3 तरीके के, और तीनों में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जिनको स्टेट्स के रैटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर इंपैक्ट होगा वही वाले अमेंडमेंट होंगे जिनको स्टेट्स रेटिफाई करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चेंज करना हुआ, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के मैनर को चेंज करना हुआ, 7 शेड्यूल की लिस्ट को चेंज करोगे, राइट। तो आपको स्टेट्स के द्वारा भी रेटिफाई करवाना पड़ेगा अपने अमेंडमेंट को। स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होने वाले टॉपिक्स हैं फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, सबके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। बाकी सारे चीज़ें ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करना हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन का तरीका, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, किसी बाउंड्री को अल्टर करना हुआ स्टेट की, इन सबके लिए बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होगा। वो अमेंडमेंट कहलाता भी नहीं है, ओके। मैंने आपको कालिदास की बुक के नाम बताए थे। कालिदास ने अभिज्ञान शतकंदम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूता, कुमार संभव, ऋतु संभरा, ये सभी लिखा था कालिदास ने, ओके। मैंने आपको चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के कोर्ट के भी नवरत्नास के बारे में बताया था। अमर सिम्हा, धनवंतरी, कालिदास, शंकु, वराह मीरा, राइट, वरारुचि, वताल भट्ट, कहाँ पनाका, ये लोग क्या थे, ये सब मैंने ट्रिक के थ्रू याद करवाया है। डे 2 वाला वीडियो देख लेना। इससे मैंने एक ब्लैंक छोड़ा था, आपको कमेंट में बताना था कि कौन था, राइट। तो जो मैंने छुड़वाया था उसका नाम था घाट करपार। ही वॉज अ पोएट, ओके, घाट करपार। बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा भी था, सही।
लास्टली मैंने अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात की थी, यहीं से हमारी क्रैक सीरीज की शुरुआत हुई थी। अर्थ के इंटीरियर में मैंने बताया था क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है, राइट। मैंने आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में डिफरेंस बताया था। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 30 किलोमीटर होती है और ओशियनिक क्रस्ट की बहुत थिन होता है, 5 किलोमीटर का ही होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने बताया था लाइट होता है और ओशियनिक क्रस्ट डेंस होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइटिक रॉक का बनता है, ओशियनिक क्रस्ट जो है बेसाल्टिक रॉक का बनता है। अच्छा, मैंने आपको कुछ डिस्कॉन्टिन्यूटीज़ बताई थी लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि जो क्रस्ट है और जो मेंटल है उसके बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल है और मेंटल के बाद आउटर कोर आता है, आउटर कोर और मेंटल के बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, राइट। और आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों के बीच की डिस्कॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। एक बार इस पीडीएफ को फिर से रीड कर लेना। आई होप आपको ये रिवीजन लेक्चर पसंद आया होगा 15 डेज़ का। इस क्रैक सीरीज़ को 45 डेज़ फॉलो करते रहो। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कवर कराने भी बाकी हैं और मैं डेली कवर कराऊंगा, बस आप लोग का साथ चाहिए। अगर आप लोगों ने लेक्चर पूरा दिखा है तो इस चीज़ का प्रूफ दो कि आपने पूरा देखा है इस लेक्चर को, राइट। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर बनाया तो आप लोगों ने कम से कम पूरा देखा तो, ओके। ये कमेंट सिर्फ वही लोग करें जिन्होंने लेक्चर यहाँ तक देखा है, क्योंकि उनको ही समझ आएगा ये कमेंट। आपको लिखना है सक्सेस इज़ माइन। सक्सेस इज़ माइन अगर आपने लिख दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा है, राइट। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद डे 16 ऑफ आवर क्रैक सीरीज। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।